हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो बेटा आज हम लोग क्लास 10 की एक और एक्टिविटी लेके आए हैं, एक्टिविटी 3.13, और इसमें हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। हेडिंग है नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड कि आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, कौन होते हैं, और उसी के अंदर हम एक्टिविटी 3.13 करके बताएंगे, तो उसमें आयनिक प्रॉपर्टी पता चल जाएगी। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा आपने अपनी बुक में डायग्राम देखा होगा बेटा, ठीक है, ये सब आपने बहुत लंबा चौड़ा डायग्राम देखा होगा। आप पहले ये ध्यान दिएगा, आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, एक्टिविटी 3.13 में ये बता रहे हैं कि आपको 3 सैंपल लेने हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, अलग अलग चाइना डिश में, चाइना डिश यानी कि प्लेट, केमिस्ट्री की भाषा में चाइना डिश, चाइना डिश में हमने क्या करा, सब में क्या ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया। कौन कौन सा, एक NaCl लिया, 3 सॉल्यूशन दिए, 3 आपको सैंपल दिए, एक NaCl लिया, एक पोटेशियम आयोडाइड, एक बेरियम क्लोराइड BaCl2, चाइना डिश बोलते हैं इसको। और फिर क्या किया हमने, थोड़ा सा फिर हमने क्या करा, फिर यहाँ पे हमने एक स्पैचुला लिया। ठीक है, ये क्या है, स्पैचुला, चम्मच से हमने क्या करा, स्पैचुला से हमने थोड़ा सा सैंपल लिया यूँ लेके, और ये है बंसन बर्नर जिससे आप हीट करते हैं, बंसन बर्नर है। इस सैंपल इस चम्मच से पकड़ के हमने थोड़ा सा सैंपल लिया और इस आग के ऊपर बंसन बर्नर खोल दिया और हमने इस सैंपल को हीट करने लगे। एक एक करके ये सैंपल हीट करेंगे, फिर ये चम्मच लेंगे, इससे हीट करेंगे, यहाँ पे हीट करेंगे, यानी कि चम्मच के ऊपर यानी कि स्पैचुला के ऊपर आपका सैंपल रखा है और सैंपल के नीचे आपका बंसन बर्नर से हीट हो रहा है। एक एक करके उठाएंगे और हीट करते जाएंगे, एक एक करके उठाएंगे और हीट करते जाएंगे। ये स्पैचुला है, ये हाथ है, ठीक है, इससे हीट करेंगे। हीट जब करेंगे तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ ये ऑब्जर्व करेंगे कि इसका कलर कैसा आ रहा है, हीट करने पे अलग अलग सैंपल का कलर कैसा आ रहा है। तो सोडियम क्लोराइड का जो बेटा कलर आया है वो येलो फ्लेम निकलेगा, येलो फ्लेम यानी कि गोल्डन फ्लेम। आप देखते होगे किचन वगैरह में एक होती है बीच में जो फ्लेम जल रही होती है, उसको कहते हैं लिलिक, पर्पल कलर की, और एक अगल बगल जो बाहर की तरफ जल रही होती है वो येलो होती है, इसको गोल्डन फ्लेम भी कहते हैं, येलो फ्लेम होता है। फिर हमने इसको जब हीट करा यहाँ पे बंसन बर्नर के ऊपर रख करके, तो पोटेशियम आयोडाइड का कलर कैसा आया, वॉयलेट फ्लेम आया। और बेरियम क्लोराइड को जब हीट करा तो इसका कलर कैसा आया, पिंक कलर आया। ठीक है, तीनों सैंपल ले लिए, तीनों को हीट कर दिया और तीनों की कलर भी हमने बता दिया कि फ्लेम कलर कैसा होगा। ठीक है, बता दिया। अब हमने इनको उठाया, तीनों को उठा के हमने 3 बीकर लिए। 3 बीकर के अंदर हमने क्या करा, ए सैंपल को डाला NaCl को, इसको डाला इसके अंदर, और इसको डाल के उठा के इसके अंदर डाला। अब इसके अंदर ऐड क्या किया, अब इसके अंदर ऐड किया पेट्रोल और डीजल। अब हमें चेक करना है यहाँ पे कि ये तीनों सैंपल पेट्रोल और डीजल में सॉल्युबल हैं या नहीं। तो हमने क्या करा, इसके अंदर ऐड करा, क्या ऐड करा, पेट्रोल या डीजल, एक ही बात है। यहाँ पे इसमें ऐड करा, इसमें ऐड करा, इसमें ऐड करा। जैसे ही ऐड किया तो हमने देखा यहाँ पे रिकॉर्ड्स यानी कि ऑब्जर्व किया, ऑल 3 सैंपल आर सॉल्युबल इन वाटर। ये सिर्फ और सिर्फ पानी में सॉल्युबल हैं, ना कि सॉल्युबल इन पेट्रोल और डीजल। ये हमने ऑब्जर्व किया यहाँ पे, ये सिर्फ पानी में सॉल्युबल होते हैं, पेट्रोल और डीजल में सॉल्युबल नहीं होते। आपको मालूम ही है, ऑयल का पार्टिकल हल्का होता है, वो ऊपर आ जाता है, ये वाला हमारा नीचे बैठा रहेगा, तो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाएगा। फिर हमने क्या करा, फिर दूसरी बात इन्हीं आपकी बुक में जो कही है, दूसरी बात जो आपकी बुक में कही है, फिर आपसे पूछा यहाँ पे ऑब्जर्व करना है आपको, फिर आपको सर्किट बनाना है। फिर क्या बनाना है, सर्किट बनाना है। फिर आपको सर्किट बना के उसमें चेक करना है। ठीक है, फिर सर्किट बनाने से पहले अब हमको क्या करना है, यहाँ पे टेस्टिंग करनी है, सर्किट बनाना है। टेस्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन में अब ये हमें देखना है कि जो हमारे पास गिवन सैंपल है NaCl Ki BaCl2, अब उसके अंदर देखना है क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, बल्ब वगैरह जलता है नहीं जलता है। तो हमने ये सर्किट बनाया। ये सर्किट बेटा जो हमने बनाया, यहाँ पे आपकी बुक में देखिएगा, यहाँ पे एक बल्ब लगा होगा और इससे एक सर्किट कनेक्ट होगा, और ये जो बेटा होता है इसको बोलते हैं स्विच। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्विच बोलते हैं। ठीक है, और ये जो अंदर हमने लगा रखे हैं इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। आम भाषा में अगर इसको कहे तो सेल कहते हैं। ठीक है, फिर हमने अंदर क्या ले लिया, अब ये कह रहे हैं आपकी बुक में यहाँ पे कि यहाँ पे आपने जो लिया है ये इलेक्ट्रोड, ये जो है हमारा ये ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट सर क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है या नहीं करती है। ग्रेफाइट के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है ये नॉन मैटर, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे फ्लो करेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करना है बेटा, आप लोगों को ये सारा सेटअप बना लेने के बाद
फिर इसके अंदर आपको चेक करना है सारे सैंपल को डाल डाल के। कैसे? फिर हमने ये बना लिया, ठीक है, एक्वस पानी यानी सब मिला मिलू के, फिर इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए और यहाँ पे सर्किट कनेक्ट कर दिया, ठीक है, सर्किट कनेक्ट कर दिया। एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, एक तरफ निगेटिव टर्मिनल हमने लगा दिया, ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव लगा दिए और एक तरफ निगेटिव लगा दिए। फिर हमने क्या करा, इस सर्किट के अंदर ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास, ये सैंपल है ये, ठीक है, देखिए क्या लिखा है, ऑल 3 सैंपल इन अ डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन डबल ग्लू। तो हमने ये सारे सैंपल को उठा के चेक करा, डाला, एक बार इसको डाला, एक बार इसको, एक बार इसको डाला। फिर हमने देखा यहाँ पर ये जो बल्ब लगा था ये ग्लो करने लगा। एक तो पहली बात तो अंदर वाटर था, तो हमें पता था कि वाटर यानी कि एक्वस था, यानी कि पानी, और पानी में हमारा ये तीनों सैंपल सॉल्युबल थे, तो सॉल्युबल हो गए वहाँ पे। सॉल्युबल होने के बाद ये जलने क्यों लगा बल्ब, तो हमने देखा यहाँ पे क्या चेक करा, ऑल 3 सैंपल व्हेन डिजॉल्व इन सॉल्यूशन द बल्ब ग्लो, बल्ब जल जाएगा बिकॉज द प्रेजेंट ऑफ आयंस इन द गिवन सैंपल Na+I। तो हमने कहा क्यों जला, पानी में सॉल्यूबल तो था, ये तो मालूम था, लेकिन ये बल्ब क्यों जला, क्योंकि बेटा यहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो सर्किट लगा के। जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो अंदर मान लो हमने कोई भी सैंपल लिया NaCl का, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो इनके बीच का बॉन्ड टूटा। बॉन्ड क्या, ये एक तरीके के पॉजिटिव निगेटिव होता है, इनके बीच में बॉन्ड नहीं होता है, NaCl के बीच में डंडा नहीं होता, ये आयनिक होते हैं। आयनिक का मतलब क्या होता है, इनके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं, यानी कि आयंस प्रेजेंट होते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो इस इलेक्ट्रोड पे आए और इस सोल्यूशन के अंदर आए, तो ये क्या हुआ, इनके बीच का अट्रैक्शन टूटा और यहाँ पे क्या हुआ, ये पॉजिटिव निगेटिव की वजह से आयंस प्रेजेंट थे, और जिसके अंदर आयंस होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो ये पॉजिटिव वाले था हमारा, तो ये इधर भागा और ये इधर भागा, ये तो भी बताएंगे हम आपको। और यहाँ पे क्या हुआ, आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी अंदर फ्लो करने लगी, क्योंकि आयंस जहाँ होते हैं वहीं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो देखिए आयंस इन ए गिवन सैंपल लाइक Na+ और Cl-। NaCl को जब हमने एक्वस का मतलब यहाँ पे पानी, यानी कि ये जो वाटर लिखा है, वाटर को हमने एक्वस बोला है, तो ये टूटेगा Na+ और Cl- में, जिस वजह से ये अलग अलग डिपॉजिट होंगे। और यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से हमको आयंस मिल रहे हैं और आयंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, जिस वजह से ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। अगर आपको याद हो, आपने 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट किया होगा काउडंग केक वाला। काउडंग केक के अंदर क्या करते हैं, यानी कि गाय का गोबर, उसके अंदर सॉल्ट NaCl सॉल्यूशन का सॉल्ट मिलाते हैं। सॉल्ट मिलाने के बाद उसमें एक बैटरी क्या, उसमें सॉल्ट सॉल्यूशन मिलाने के बाद में बल्ब कलेक्ट करते हैं और 2 हम लोग टर्मिनल लगाते हैं, तो उसमें चेक करते हैं कि बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब ग्लो करेगा, आप करके देखिएगा। तो ये यहाँ पे आपके टेस्टिंग करनी थी कि कंडक्टिविटी, यानी कि हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी सॉल्ट के सॉल्यूशन में, तो सॉल्ट के सॉल्यूशन में भी करेगी। क्या BaCl2 में करेगा, BaCl2 में भी करेगा। Ki में करेगा, Ki में भी करेगा। सिर्फ किस में नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ किस में नहीं करेगा, पेट्रोल और डीजल मिलाने पे नहीं करेगा, क्योंकि उसका पार्टिकल हल्का होता है, वो अलग आ जाता है। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन आंसर बताएं। अब देखिए बेटा, आपके पास क्वेश्चन आंसर आया। आपका पहला क्वेश्चन जो आया है, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है सोडियम, ठीक है, सोडियम का बनाना है, मैग्नीशियम का बनाना है, ऑक्सीजन के साथ मिला के। तो पहला क्वेश्चन है आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, लेकिन आपको फिर से मैं बता दे रहा हूँ। सोडियम का पहले एटॉमिक नंबर पता करना पड़ेगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि K11 में अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे आएगा, K11 में अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा आपके पास, K में आते हैं 2, फिर 8, फिर 1, 8 2 10, 10 और 1 11, क्योंकि हमें लेना कहाँ तक के है, 11 तक के। तो देखिए K11 में हमने लिख दिया 281। सोडियम का कितना होता है, सोडियम का 12 होता है। सोडियम में कैसे लिखेंगे, सोडियम में पहले आएगा 2, फिर 8, फिर 2 आ जाएगा। देखिए 8 2 10, 10 2 12, देखिए 12 आ गया। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 8, यानी कि 2,6, यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें बनाना क्या है, इन्होंने कहा है आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर Na2O और MgO बनाना है। तो यानी कि सोडियम को ऑक्सीजन से करना है, फिर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से। तो हमने देखा हमारे पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, किसका बनाना है, पहले सोडियम का। तो हमने कहा सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन है। और फिर हमने देखा ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में है 6। देखिए ऑक्सीजन में कितने हैं, लास्ट शेल में 6, और सोडियम में कितने हैं, 1। तो इसको कितने चाहिए, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए जो 8 हो जाए। हमने कहा सर 1 इसको दे देंगे, तब भी तो 7 हो रहे हैं। तो इसलिए हम सोडियम के इलेक्ट्रॉन लेंगे यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब इसको अगर सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता तब भी 7 होते, इसलिए हमने क्या करा,
एक और सोडियम ले लिया, क्योंकि सोडियम हमने क्या करा, सोडियम का एक एलिमेंट और ले लिया, तो एक एलिमेंट और लिया यहाँ पे, एक एटम हमने और लिया, तो ये सोडियम एक इधर से दिख देगा और एक इधर से देगा, तो बनाएगा Na कितने हो गए, Na 2 हो गए, Na 2 और ऑक्सीजन 1, तो ये बना लेगा Na2, सोडियम ऑक्साइड बना लेगा यहाँ पे, ठीक है, ये बना लेगा, ठीक है। फिर हमने कहा मैग्नीशियम, हमने कहा मैग्नीशियम के लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मैग्नीशियम में होते हैं 2, तो हमने कहा 2। फिर हमने कहा ऑक्सीजन में कितने होते हैं, ऑक्सीजन में होते हैं 6, तो हमने कहा कि मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, बेचारे को चाहिए कितने, 2 चाहिए, तो मैग्नीशियम के पास 2 हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये 2, तो एक बार देगा, ये 2 बार देगा, तो यानी कि ये बनेगा, एक बार इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, सोडियम के पास एक ही था, 7 बना रहा था, इसलिए इसको 2 लेना पड़ा। अब मैग्नीशियम के पास 2 हैं, तो एक अपना एक देगा और एक इधर फिर से देगा, दोनों दे देगा, तो MgO बनेगा, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। अब फिर हमने कहा क्वेश्चन नंबर 2 वाला आता है आपका, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है हमारी हाई क्यों होती है, मेल्टिंग पॉइंट लिखा है, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होती है, तो हमने लिखा है यहाँ पे आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड समझ रहे हैं ना, आयनिक कंपाउंड जिसके ऊपर आयंस होते हैं, ये वाले, ठीक है, ये आयंस होते हैं और इनके बीच में डंडे वाला बॉन्ड नहीं होता है, इनके बीच में ऐसे अट्रैक्शन होता है, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पे आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, ठीक है। दिस इज बिकॉज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, क्योंकि भैया आयनिक कंपाउंड जो होता है उनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये जो आपस में पॉजिटिव निगेटिव होते हैं इनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, जब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा हमारा, और बॉइलिंग पॉइंट भी कह सकते हो, तो वो भी ज़्यादा हाई होगा, इसीलिए आयनिक कंपाउंड जो होता है उसका जो हमारे पास क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हाई होता है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लिए, फिर हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ा जल्दी से। अब देखिए बेटा, आपके पास जो नेक्स्ट हेडिंग आई है, नेक्स्ट हेडिंग लिखी है एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल। मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करें, एक्सट्रैक्ट का मतलब कैसे हासिल करें, ठीक है। अब मेटल ऐसे तो मिलेंगे नहीं कि हम गए जाके ख़रीद लिया, तो मेटल को बेटा पाने के लिए हम लोग मेटल की अर्थ की क्रस्ट से मेटल को निकालते हैं। अर्थ की क्रस्ट समझते हैं, अर्थ की क्रस्ट का मतलब होता है कि यानी कि बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं, चट्टानें होती है, ज़मीन होती है, उसके नीचे पाए जाते हैं हमारे मेटल्स। सर ये मेटल्स क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि बेटा इस मेटल्स से हम लोग को और आगे ज़्यादा रिएक्शन, ठीक है, साइंस में आजकल देखने कितनी हम लोग को ज़रूरत है, तो इस मेटल से रिएक्शन करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, हमें नई नई चीज़ें पता चलती हैं। तो हमने कहा मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, हमने कहा अर्थ की क्रस्ट से, तो देखिए यहाँ पे लिखा है मेटल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मिनरल्स ओर्स, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम मेटल को निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, किससे, मिनरल्स और ओर्स से। मिनरल ओर्स एक ही नाम है, चाहे आप मिनरल्स कह दो चाहे इसको ओर्स कह दो, दोनों का सेम नाम है, ओर्स भी मिनरल है और मिनरल भी ओर है। तो हमने कहा ये बताइए, अगर हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मिनरल्स और ओर्स से, तो मिनरल्स क्या होते हैं। हमने कहा देखिए यहाँ पे मिनरल से कैसे निकालें, देखिए हर बेटा सभी मिनरल्स में से, सभी मिनरल्स में हमारे मेटल हो, मेटल को निकाल सकते हैं ऐसा नहीं है, सभी मिनरल्स के अंदर हमारे मेटल हो और उस मेटल को आसानी से निकाल ले ये पॉसिबल नहीं है। क्या पता कुछ मेटल हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में बताया था, क्या पता कुछ हमारे मेटल ऐसे हों जो आसानी से निकाल लिए गए, और क्या पता कुछ ऐसे मेटल हो जिनको ज़बरदस्ती खींचा जाएगा, निकाला जाएगा। अभी इधर बताएंगे वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसको ज़बरदस्ती निकाला जाता है। फिर हमने कहा मिनरल्स किसे कहते हैं, मिनरल्स वो कंपाउंड होते हैं जिनमें हमारे मेटल जो होते हैं, मिनरल्स वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर मेटल होते हैं, और मेटल को हम लोग आसानी से निकालने के लिए क्या करते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर मेटल होते हैं, और मेटल्स को हम लोग आसानी से निकालते हैं, कहाँ से, अर्थ की क्रस्ट से निकालते हैं, और मिनरल्स के अंदर पाए जाते हैं हमारे मेटल्स। और सभी मेटल्स जो होते हैं, सभी मेटल्स जो होते हैं उसमें से आप क्या कर सकते हो, सभी मेटल को आसानी से, क्या पता मिनरल्स के अंदर से सभी मेटल्स को हम आसानी से ना निकाल पाए, तो जो आसानी से नहीं निकाल पाएंगे उसका कुछ नाम होता है, जो आसानी से निकाल ले तो उसको कुछ और कहते हैं, अभी बताएंगे क्यों। फिर हमने कहा देखिएगा आपकी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, फिर हमने कहा यहाँ पे
सब पहली बात तो ये याद करिएगा, एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि मेटल को जब हम हासिल करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसको एक और भी नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं मेटालर्जी। क्या नाम देते हैं बेटा उसको हम लोग? इसको एक और भी नाम देते हैं, उसको कहते हैं मेटालर्जी। ये आप क्लास 12th में पढ़ोगे, ठीक है? इसको कहते हैं मेटालर्जी। मेटालर्जी पूरा एक चैप्टर है, आप क्लास 12th में पढ़ोगे। फिर देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, सम मेटल्स आर फाउंड इन दी अर्थ क्रस्ट इन दी फ्री स्टेट। इन्हें लिखा जितने भी हमारे पास मेटल होंगे वो अर्थ की क्रस्ट में, यानी कि बड़े बड़े चट्टानों पहाड़ों में कैसे पाए जाएंगे? फ्री स्टेट में पाए जाएंगे। कभी कभी कुछ बुक्स में फ्री को नेटिव बोलते हैं, नेटिव और फ्री दोनों एक ही वर्ड है, NATIVE, नेटिव। क्या है? नेटिव। नेटिव कह लो आप या फ्री कह लो, ठीक है, दोनों एक ही वर्ड है। कुछ बुक्स में नेटिव, कुछ बुक्स में फ्री है। तो हमने कहा मेटल्स को जो हम लोग निकालते हैं अर्थ की क्रस्ट से वो फ्री स्टेट में होते हैं, यानी कि नेटिव स्टेट में। सम आर फाउंड इन दी फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड, कुछ वो अपने कंपाउंड बनाए होते हैं। कंपाउंड्स का मतलब एक बड़े बड़े एलिमेंट नहीं, एलिमेंट्स के साथ मतलब उसके साथ कोई ऑक्सीजन जुड़ा होगा। हमने कहते हैं जैसे कि मान लिया, हमने कहा कंपाउंड कैसे बनाए होंगे, हमने कहा मान लिया कोई हमने अर्थ की क्रस्ट से कोई एक मेटल निकाला, हमने कहा जिंक निकाला, तो हमने कहा उसके साथ क्या जुड़ा होगा? मान ली कोई भी ऑक्सीजन जुड़ा हो, कुछ भी जुड़ा हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम मेटल्स को पहाड़ों चट्टानों में से अगर निकालेंगे ज़मीन में से तो वो साफ़ सुथरे होंगे, क्या पता उसके साथ कुछ और भी लगा हो, ऑक्सीजन भी हो, इम्प्योरिटीज़ भी हो, सैंड भी हो, तो क्या पता इसके अंदर ऑक्सीजन लगाओ तो ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड बन गया, पहले एलिमेंट था। तो यही हमने कहा सम आर फाउंड इन दी फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड, कुछ कंपाउंड के फॉर्म में होगा। देखिए कंपाउंड के फॉर्म में है, हमें जिंक चाहिए था लेकिन उसके साथ ऑक्सीजन भी घुसा हुआ है, तो जिंक ऑक्साइड, यानी कि पूरा एक कंपाउंड मिल गया। पहले एलिमेंट था, पहले एक मेटल था, अब उसके साथ पूरा एक ऑक्सीजन लग गया, यानी कि वो क्या हो गया? ऑक्साइड, यानी कि जिंक ऑक्साइड बनाए। यानी कि पूरा का पूरा हमारे पास यहाँ पे ये कैसा होगा? एक कंपाउंड के फॉर्म में भी हो सकता है, क्योंकि मेटल्स को हम अर्थ की क्रस्ट से निकालने हैं तो प्योर फॉर्म में पूरा नहीं होगा, कम से कम उसमें मिट्टी भी लगी होगी, धूल गर्दा, जिसको धूल गर्दा नहीं, मिट्टी होगी, डस्ट पार्टिकल होंगे, रॉक्स होंगे, सैंड होंगे, स्टोन्स होंगे, ये सारी चीज़ें लगी होंगी। हमें क्या चाहिए? हमें मेटल्स को निकालने के लिए हम चाहते हैं कि मिनरल्स में से मेटल को निकालें बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही चीपली तरीके से, मतलब वो हम मतलब बेस्ट, गुड एंड चीप जिसको कहते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छे, बेस्ट एंड चीप जिसको बोलते हैं, यानी कि आसानी से निकाल भी ले, ज़्यादा हमारा पैसा भी ना खर्चा हो और वो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको अमाउंट में बेच सकें, ठीक है। फिर हमने कहा द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़। मैं आपको एक्टिविटी सीरीज़ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इस पर ध्यान मत दिएगा, यहाँ पे ध्यान दिएगा, ठीक है बेटा। मैं आपको एक्टिविटी सीरीज़ लिख दे रहा हूँ वरना आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। एक्टिविटी सीरीज़ देखिए, ठीक है। और पीटी के नीचे भी एक और आता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे रखा है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। हमने कहा था ये हाइड्रोजन के ऊपर रखे वाले एलिमेंट जितने भी होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और हाइड्रोजन से नीचे रखे वाले एलिमेंट कम रिएक्टिव होते हैं। और हमने कहा था कि इसमें से भी 3 ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। और हमने कहा था बीच वाले मैग्नीशियम से लेके लेड तक, मैग्नीशियम से लेके लेड तक, ऐसा समझिए, ये और ये जो होते हैं हमारे, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं बेटा, ये याद रखिएगा, यानी कि ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। और अगर इन तीनों में भी देखा जाएगा तो कैल्शियम कम होता है। फिर हमने कहा मैग्नीशियम से लेके लेड तक के ये कम रिएक्टिव होते हैं, बीच में होते हैं, ना ज़्यादा रिएक्टिव ना हाई ना लो रिएक्टिव। फिर इसके नीचे रखे हुए जितने एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन से नीचे रखे, ये बहुत ही लीस्ट होते हैं, बहुत ही बेकार रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा रिएक्ट नहीं होते, उनको ज़बरदस्ती रिएक्शन करवाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए हमने क्या कहा, द मेटल्स एट द बॉटम एक्टिविटी सीरीज आर लीस्ट रिएक्टिव। तो देखिए यहाँ पे ये बॉटम, यानी कि हाइड्रोजन के नीचे रखे वाले एलिमेंट बॉटम में जो रखे हैं ये कैसे होंगे? लीस्ट रिएक्टिव होंगे। कैसे होंगे? लीस्ट रिएक्टिव होंगे, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे, इसीलिए कहा है। फिर हमने कहा यहाँ पे देखिए दे आर ऑल्सो फाउंड इन फ्री स्टेट, लेकिन ये भी जो एलिमेंट पाए जाएंगे अर्थ की क्रस्ट के अंदर वो भी फ्री स्टेट में होंगे।
फ्री स्टेट का मतलब नेटिव स्टेट में होंगे। हमने कहा फ्री स्टेट में कैसे, कौन कौन से एलिमेंट होंगे, इन्होंने कहा AU AG PT CU। तो देखिए AU AG PT CU ये सब कहाँ रखे हुए, हाइड्रोजन से नीचे रखे हैं, तो ये कैसे हुए, लीस्ट रिएक्टिव हुए, इनको भी हम ये पा सकते हैं। लेकिन इन्होंने एक बात और कही है, बट CU AG आर ऑल्सो फाउंड इन दी कंबाइंड स्टेट। पहले तो ये कह रहे थे कि ये एलिमेंट हमारे फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, फिर उसके बाद कह लेंगे नहीं 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 नहीं, कॉपर और हमारा सिल्वर ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। कैसा, कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। क्यों कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, अभी तो फ्री स्टेट में यहाँ पे पाया जाता है, देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए फ्री स्टेट में पाया जाता है, लेकिन इसमें से ही 2 एलिमेंट हमारे ऐसे हैं जो कंबाइंड स्टेट में पाए जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि बेटा इसलिए क्योंकि ये एलिमेंट हमारे ज़्यादा रिएक्टिव होते ही नहीं है, इसलिए इसको प्रेशराइज करके रिएक्शन करवाना पड़ता है। कहते हैं तुम रिएक्ट हो, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट रखे हैं वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, इसलिए प्रेशराइज रिएक्ट करवाना होता है। ठीक है, इसलिए कंबाइंड स्टेट में होते हैं। ठीक है, कंबाइंड स्टेट में होते हैं, कंबाइंड का मतलब होता है कुछ चीज़ें इसमें मिली होती हैं, तो प्रेशराइज करके रिएक्ट करवाते हैं। फिर कहा इन्होंने देयर सल्फाइड और ऑक्साइड हो, ये क्या बनाते हैं, फिर अगर इसको प्रेशराइज रिएक्ट करवाते हैं तो ये सल्फाइड का ओर बनाते हैं और ऑक्साइड का ओर बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने लिखा Zn, अगर मान लिया हमें मिला, मान लिया हमें Ag मिला, मान लिया हमने Ag लिया, तो हमने Ag के साथ ये सल्फाइड का ओर बनाएगा, AgS बनाएगा, क्योंकि हमें इसकी बात करनी थी, किसकी, Ag की। अगर हमने कहा CuS होगा तो ये होगा Cu2S होगा, कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में होगा, या कॉपर ग्लैंड्स कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये सल्फाइड बनाएगा, क्या बनाएगा, देखिए सल्फाइड बनाएगा या ऑक्साइड का ओर बनाएगा। ये AgO भी बना सकता है क्योंकि ऑक्साइड लिखा है यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने कहा द मेटल एट टॉप हाईली रिएक्टिव, फिर हमने कहा जो मेटल्स हमारे ऊपर की तरफ रखे हैं रिएक्टिविटी सीरीज में वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। कौन कौन से, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें। फिर क्या कहा इन्होंने, द मेटल्स एट द मिडिल आर मॉडरेटली रिएक्टिव, जो मेटल हमारे बीच में रखे हुए हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं, ना ज़्यादा रिएक्टिव ना कम रिएक्टिव, एकदम मीडियम होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द मेटल एट द मिडिल मॉडरेटली रिएक्टिव, कम रिएक्टिव होते हैं। दे आर फाउंड इन दी अर्थ क्रस्ट, जो बीच में मेटल पाए जाते हैं जो इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, वो एकदम लिमिटेड रिएक्टिव होते हैं, वो भी किस स्टेट में पाए जाते हैं, वो भी हमारे पाए जाते हैं बेटा किस स्टेट में पाए जाते हैं, फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। पहली बात तो अर्थ की क्रस्ट में ये भी पाए जाते हैं। और याद रखिएगा ये बीच वाले जो हमारे एलिमेंट होते हैं, बीच वाले जो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, वो क्या क्या बनाते हैं, ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट के ओर्स बनाते हैं। ओर्स यानी कि मिनरल्स। ठीक है, ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड। अब मान लीजिए अगर मान लीजिए हमने इसकी बात कही, बीच वाले रखे Mg, तो Mg बनाएगा ऑक्साइड, तो MgO बना लेगा। हमने कहा एल्यूमिनियम है, तो हमने कहा मान लीजिए मैग्नीशियम सल्फाइड बनाना चाहेगा तो Mg, मान लीजिए हमने कहा Mg2S या Mgs, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फाइड बना लेगा। फिर हमने कहा अगर ये कार्बोनेट बनाना चाहे तो हमने कहा कार्बोनेट बनाना चाहे तो नीचे रखे में ये इसे ZnCO3 बना लेगा, जिंक कार्बोनेट बना लेगा। यानी कि नीचे रखे वाले एलिमेंट इतने ज़्यादा हाईली रिएक्टिव नहीं होते जैसे ऊपर वाले होते, और नीचे वाले एकदम ही कम होते, ये बीच में होते हैं, रिएक्ट भी कर देंगे एकदम ज़्यादा भी नहीं करेंगे। तो ये क्या क्या बनाएंगे, ये ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट बनाएंगे। ठीक है, फिर इन्होंने कहा यू विल फाइंड दैट द ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स, आप फाइंड करिए यहाँ पे कि जितने भी ओर्स हैं हमारे सभी मेटल्स के वो ऑक्साइड ज़्यादा बनाते हैं। ये एक अच्छी बात है, ये याद रखिएगा कि अब तक के हम लोग जो इसमें एक्सट्रैक्शन जो पढ़ लें, यानी कि मेटल्स को हासिल करने वाला एक्सट्रैक्शन जो प्रोसेस पढ़ लें, इसमें हम लोग देखेंगे कि ज़्यादातर हम लोग के पास सल्फाइड की जगह ऑक्साइड का ओर बनेगा। ऑक्साइड का ओर मतलब कोई भी मेटल में ऑक्सीजन लग जाएगा, तो अगर जिंक में लगेगा तो जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम में लगेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ऑक्साइड ज़्यादा बनेगा, ये याद रखिएगा। फिर इन्होंने कहा क्यों ऑक्साइड ही क्यों बनाएगा, सल्फाइड ही क्यों नहीं बना रहा। हमने कहा दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज़ वेरी रिएक्टिव इन एलिमेंट एंड वेरी अबंडेंट ऑन द अर्थ। क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, ये वाले जो होते हैं जो ऑक्साइड बनाते हैं हमारे, तो ये क्या करेंगे, जो जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं जो रखे हुए हैं ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ और नीचे की तरफ, ठीक है, बॉटम में, तो हमने कहा ऊपर वाले एलिमेंट के पास क्या होता है, ऊपर वाले एलिमेंट इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ऑक्सीजन में जाके एक्सपोज हो जाते हैं। एक्सपोज का मतलब एकदम फैल जाते हैं, फैल जाने के बाद उसमें आग लग जाती है, बर्न हो जाते हैं, और साथ में उसके बनाने के बाद उसको बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, मैं बताऊंगा अभी, उससे ऑक्साइड बना लेते हैं।
ठीक है। फिर हमने कहा नीचे वाले भी कर लेते हैं, कम से कम हाईली रिएक्टिव नहीं है, कम से कम लेस रिएक्टिव तो हैं, कम से कम है तो इसकी तरह थोड़ी ना है कि एकदम लीस्ट रिएक्टिव, रिएक्ट ही ना करे, इसकी तरह थोड़ी ना है। तो हमने कहा कौन से ऐसे एलिमेंट है, हमने कहा बीच वाले भी एलिमेंट क्या करते हैं, जाके ऑक्सीजन में जाके एक्सपोज हो जाते हैं, और एक्सपोज होने के बाद क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव। देखिए ऑक्सीजन तो पहली बात तो रिएक्टिव होता है, और ऊपर से इसको कोई मेटल मिल रहा हो हाईली रिएक्टिव, वो जाके इसके साथ चिपक के ऑक्साइड बना लेगा या कुछ भी बना सकता है। और इसलिए हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है बहुत ही अबेंडेंट होता है। अबेंडेंट का मतलब होता है बहुत ही कीमती एलिमेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अबेंडेंट ऑन अर्थ। इसलिए हमारे पास ऑक्सीजन जो होती है बहुत ज़्यादा अबेंडेंट होती है। कोई भी आप प्रोसेस करवाओगे तो उसमें क्या होगा, ढेर सारी उसमें हीट करने के लिए भी, उसको आपको मालूम ही है, एक नॉर्मल सी बात है कि किसी चीज़ को अगर हम कंबस्शन यानी कि जलाते हैं तो उसमें क्या ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है हमारा, वो जाके रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन हो गया हमारे पास। अब कोई पूछिए आपसे कि इस प्रोसेस को जो हम लोग कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेटल का एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप क्लास 12th में आएंगे तो इसके 5 प्रोसेस हैं। टीचर्स क्या करते हैं 10th में ही कम से कम 5-6 प्रोसेस बता देते हैं, लेकिन अभी जो आपको ज़रूरत है वो पढ़िए, ठीक है। क्लास 12th की छोड़िए, वो वहाँ पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग ये बात हो गई, हम लोग के पास ख़त्म हो गई, ठीक है। और एक बात बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, कभी कभी कुछ चीज़ें आती हैं कि आप सर पूछते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करवाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कैसे करवाएंगे। इस चीज़ को बताने के लिए हम आपके लिए ऐसा आपने देखा होगा चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट नीचे लिखा होगा बेटा आपकी एनसीईआरटी में, उसमें लिखा रहता है कि आप अगर अपनी रिएक्टिविटी सीरीज़ को अगर क्लासीफाई करोगे ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप पे, ठीक है, तो उसमें 3 चीज़ें मिलेंगी आपको। क्या मिलेंगी? 3 चीज़ें मिलेंगी। पहले मिलेंगी आपको हाईली रिएक्टिव वाले एलिमेंट, फिर आपको मिलेंगे आपको कौन से मीडियम वाले, फिर आपको मिलेंगे लीस्ट रिएक्टिव। इसीलिए मैंने देखिए यहाँ पे चार्ट बनाया, यहाँ पे लिखा है ओर का मतलब क्या होता है, ओर का मतलब आप ओर लिख दो चाहे मिनरल्स लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। ओर्स में क्या लिखते हैं, अब हमने कहा मिनरल्स कैसे हमें पाए जाएंगे। पहले मिनरल्स को देखिए क्या करते हैं, मिनरल्स को पाने के लिए पहले सफाई होनी मांगता है, ठीक है, पहले सफाई चाहिए इसको। तो मिनरल्स को निकालने के लिए ऐसा तो है नहीं कि मिनरल्स हमने पहाड़ों चट्टानों में से निकाले और निकालने के बाद उसको एकदम लैब में ले गए इस्तेमाल करने, नहीं। उस मिनरल्स के अंदर जो मेटल्स हमें चाहिए वो मेटल एकदम प्योर स्टेट में नहीं होंगे, उनके साथ कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज चिपक के आ गई होंगी, स्टोन्स, रॉक्स, ठीक है। तो उसके लिए पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन ओर का मतलब होता है सफाई करना। क्या होता है? सफाई करना होता है, ठीक है। किसी में से पहले हम सफाई करते हैं, कोई चीज़ लेके आओगे तो पहले साफ़ करोगे, ठीक है। जैसे कोई चीज़ लेके आओगे तो साफ़ करोगे, साफ़ करने के बाद खाओगे, ठीक है। कोई खाने की चीज़ होती है आप खरीद के लाते हो, खरीद के लाने के बाद पहले उसको धोते हो, सब कुछ करते हो। तो धोने वोने को साफ करने को कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने क्या कहा था, इसमें 3 ग्रुप डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। एक होता है हाईली रिएक्टिव, मीडियम और एक लीस्ट। तो देखिए यहाँ पे लिखा है मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिव, ये हाई रिएक्टिव वाले। फिर लिखा है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, ये मीडियम रिएक्टिव होते हैं। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी का मतलब ये वाले एलिमेंट जो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। तो ये 3 हैं। अब इस तीनों को भी और प्रोसेस किया गया है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस होता है, ठीक है, मॉल्टन स्टेट में होता है। फिर उसके बाद बताएं कि प्योर मेटल्स भी होते हैं, यहाँ पे उससे मिलता है। तो प्योर मेटल्स को हम लोग करवाते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। अभी सुनिए, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक काम करिए आप लोग, पहले ये नोट कर लिए और ये नोट कर लिए, फिर इसको मैं अच्छे से बताता हूँ। मैं किनारे हो जा रहा हूँ, अभी यहीं पे बताऊँगा। देखिए बेटा, नोट कर लिया आप लोगों ने, ये चीज़ आपकी बुक में भी लिखा होगा। अब देखिए इस चीज़ को बताने के लिए पहले मैं एकक को बताऊंगा, पहले इसको बताऊंगा फिर इसको फिर इसको, ठीक है। तो हमारे पास जो होते हैं मेटल्स, जो होते हैं मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो 3 ग्रुप में डिवाइडेड है। कौन कौन से है? हाईली रिएक्टिव, मॉडरेट और लो रिएक्टिविटी। पहले मैं बताने जा रहा हूँ इस वाले पैटर्न को, ठीक है, इस वाले पैटर्न को बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले आपने एक्टिविटी सीरीज को या रिएक्टिविटी सीरीज को, एक ही बात है, आपकी बुक में एक्टिविटी लिखा है। तो ये बेटा आपने देखी होगी अपनी बुक में ऐसी एक सीरीज, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ। आपने देखा होगा यहाँ पे पोटेशियम सोडियम की सारी रिएक्टिविटी सीरीज, यहाँ से यहाँ तक के जो एलिमेंट होते हैं हमारे कैसे होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है सर, ये तो मालूम है हमें, ये हाईली रिएक्टिव। और यहाँ से यहाँ तक के जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? मीडियम होते हैं। ये वाले एलिमेंट ये होते हैं, ये वाले एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक के होते हैं,
फिर हमने कहा ये वाले एलिमेंट कहाँ पाए जाएंगे, हमने कहा हाइड्रोजन के नीचे वाले जितने भी होते हैं ये होते हैं हमारे कैसे, लीस्ट होते हैं। लीस्ट लिख दो या लो लिख दो, ठीक है, लीस्ट। और ये कैसे होते हैं, ये होते हैं हमारे मीडियम होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा बेटा, अब हम पहले बताने जा रहे हैं कि इन्होंने कहा है इलेक्ट्रोलिसिस और मोल्टेन ओर। इसका मतलब क्या, हमने कहा कि अगर हम इस वाले मेटल्स यानी कि ये वाले मेटल्स का अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमने कहा हाईली रिएक्टिव मेटल कौन से होते हैं, तो हमने लिखा यहाँ पे मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिव। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी में क्या लिखा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये हाई रिएक्टिव है, देखिए हाई रिएक्टिव है। यहाँ पे मैग्नीशियम भी आ रहा है, मालूम है मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव है, मालूम है, लेकिन मैग्नीशियम एक टाइम पे रिएक्ट भी हो सकता है क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव इसकी तरह तो नहीं है, ये है। फिर हमने कहा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी होगा, ठीक है। फिर हमने कहा यहाँ पे ये ज़्यादा होते हैं, बस इतना याद रखिएगा, ये वाले ज़्यादा होते हैं। अगर देखा जाए तो उसमें कैल्शियम भी थोड़ा कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है। फिर हमने कहा इसको तोड़ने के लिए, इसको क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए क्या करते हैं, तो हमने कहा अगर ये सारे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर वाले रखे हुए मेटल अगर ये हमारे ऑक्साइड्स ऑफ मेटल बनाएंगे तो क्या बना पाएंगे, तो हमने कहा अगर इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर वेरी स्टेबल, दे कैन नॉट रिड्यूस बाय रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमने कहा अगर ये सब के सब ऑक्साइड बनाएंगे CaO, MgO, Al2O, तो ये बहुत ही स्टेबल कंपाउंड बन जाएंगे। स्टेबल का मतलब ये बहुत ही ज़्यादा, एक तो पहले रिएक्टिव है, रिएक्टिव के साथ साथ होने के बाद क्या होगा, ये स्टेबल बन जाएंगे। स्टेबल का मतलब होगा इसको कोई नहीं तोड़ पाएगा, जिस कारण तो हमने कहा तो इसको हम तोड़ने के लिए रिड्यूस करवा दे, लेकिन ये भी तो है, रिड्यूस के लिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो हमने कहा ले लेंगे, हमने कहा कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट, हमने कहा कोक है। कोक क्या करता है, इसके अंदर जो ऑक्सीजन बनेगा उसको खींच लेगा। हमने कहा CO है, CO भी डालेंगे तो उसके अंदर जो MgO, Al2O, NaO कुछ भी बनेगा तो उसमें से हम ऑक्सीजन निकाल देंगे। हमने कहा या तो H2 ले ले, ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, लेकिन दिक्कत ये भी है क्योंकि ये रिएक्टिव एलिमेंट है। रिएक्टिव एलिमेंट स्टेबल बन गए और जो चीज़ स्टेबल बन जाती है तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट से तोड़ना मुश्किल है क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट दे रहे हैं सिर्फ, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट दे रहे हैं कि शायद टूट जाए, तो ये नहीं टूट पाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट भी इसको नहीं तोड़ पाएगा क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होने के बाद इसके जब अंदर ऑक्सीजन घुस जाएगा, MgO बनेगा, Al2O बनेगा, मान लीजिए Na2O बनेगा, तो इसके ऑक्सीजन को निकालना भी बहुत मुश्किल है। तो आप चाहेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट दे दे। रिड्यूसिंग एजेंट बेटा वो होते हैं जो अंदर के ऑक्सीजन को बाहर निकाल के फेंक दे, लेकिन नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये रिएक्टिव है। तो हमने कहा फिर क्या करेंगे निकालने के लिए, तो हमने कहा कि दे आर हाईली रिएक्टिव सो वी कैन नॉट ब्रेक द बॉन्ड। तो ये हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन बन जाएंगे और ये भी होगा कि स्टेबल भी बन जाएंगे, जिस कारण इसके बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ज़बरदस्ती तोड़वाएं, हाँ ज़बरदस्ती तोड़वाएंगे, किससे, सो वी कैन यूज़ द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस और मोल्टेन। तब हम लोग इसको तोड़ने के लिए ज़बरदस्ती, क्योंकि भैया कोई एक चीज़ आप खुद बताओ, अगर आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो, एकदम सब काम बढ़िया चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, तो आप चाहोगे कि उस चीज़ को ख़त्म करना, या कोई आपको बाहर से आएगा कि भैया इतने इतने पैसे ले लो, अपनी लाइफ ऐसी कर दो, ये कर दो, आप कहोगे क्यों करूँ भैया, मैं स्टेबल हूँ, सब कुछ है मेरे पास। तो इसी चीज़ को ज़बरदस्ती तोड़ने के लिए हम लोग करवाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस या मोल्टेन स्टेट। देखिए पहले बता रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी देना, ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी देना, और लिसिस का मतलब होता है बेटा, लिसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना, ब्रेक करना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी दे के तोड़ने वाले एलिमेंट कौन से हुए, ये वाले, क्योंकि इन्हें स्टेबल ऑक्साइड बना लेंगे अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट होंगे, और उसको रिड्यूसिंग एजेंट से भी तोड़ नहीं सकते। तो हमने कहा सर ये मोल्टन क्या होता है। अब सुनिए मोल्टन का मतलब होता है बेटा कि जैसे कि आप देखते हो पिघला हुआ लावा नहीं होता है, लावा यानी कि होता सॉलिड ही है, एक टाइम पे आके उसको कूल कर दो तो सॉलिड होगा। जेली देखी है, जैसे आप लोग बच्चे खाते हैं जस्ट जेली, होती सॉलिड है लेकिन लिबलिबी होती है थोड़ी सी, वो एकदम जेली के फॉर्म में होती है, यानी कि जेली सॉलिड वाला, उसे कहते हैं मोल्टेन कहते हैं, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस या मोल्टेन स्टेट में अगर होगा तो उसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए से। ये किस में होगा, ये मोल्टेन फॉर्म में होगा, ओट्स के फॉर्म में होगा। ओट्स यानी कि मिनरल, जो मिनरल होगा मोल्टेन स्टेट में होगा। मोल्टेन यानी कि एकदम पिघला हुआ जेली टाइप सॉलिड होता है, ठीक है, उसे कहते हैं। फिर हमने कहा यहाँ पे कि ये इतने ज़्यादा ये हाईली रिएक्टिव है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे, यानी कि इन मेटल को क्या देंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। और किसके ऊपर करवाएंगे,
मॉल्टेन ओर के ऊपर। मॉल्टेन का मतलब क्या पता है, जो जेली लाइक सॉलिड होता है, जेली टाइप का होता है, तो इसमें से जेली टाइप सॉलिड बनता है। देखा होगा लावा वगैरह, जब लावा बहता है तो उसको ठंडा कर दो तो एकदम जेली टाइप हो जाता है, उसके बाद ज़्यादा कूल कर दोगे तो ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा। फिर हमने कहा यहाँ पे प्योर मेटल लिखा है। प्योर मेटल का मतलब क्या हुआ कि प्योर मेटल का यही मतलब हुआ कि ये जो मेटल है हमारे, ये किस स्टेट में, ये हाईली रिएक्टिव है और प्योर स्टेट में। प्योर स्टेट के होने के बावजूद इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस दे के ही तोड़ सकते हैं और कोई चारा नहीं है। अगर आप सोचो कि रिड्यूसिंग एजेंट दे दो तोड़ दो तो नहीं हो पाएगा। अब बेटा आगे मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस बताऊंगा पूरा, पहले इतना नोट करो, मैं साइड हो जा रहा हूँ, फिर इसके इस तरह वाला बताऊंगा, इसको नोट करो। अब देखिए बेटा ये वाला स्टेप देखिए, ये इलेक्ट्रोलिसिस को मैं लास्ट में बताऊंगा। ये जितने भी प्रोसेस हैं इन सबको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इस प्रोसेस को इन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस को इसके प्रोसेस को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा ब्रीफली बताना चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद में सारे प्रोसेस को हम लोग लास्ट में देखेंगे। बहुत ज़्यादा कोई नहीं है, ज़्यादा कोई डरने की बात नहीं। अब हम लोग ने ये पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं प्योर मेटल को निकालने के लिए, प्योर मेटल से इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे रिएक्टिव मेटल को। अब हमने कहा सेकेंड वाले पे आते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। मीडियम जो रिएक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हमने कहा जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट आते हैं वो कार्बोनेट का ओर बनाते हैं और सल्फाइड का ओर बनाते हैं। मतलब कोई भी मेटल जुड़ेगा और उसके अंदर ऑक्सीजन घुसेगा। मान लिए जिंक है तो ZnO बनेगा, जिंक है तो मान लिए S जुड़ेगा तो जिंक सल्फाइड हो जाएगा। मान ली कार्बोनेट और कैसे बनेगा, मान ली कैल्शियम है, कैल्शियम के अंदर CO3 जुड़ेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। मतलब ये सारे जो रिएक्टिव यानी कि जो मीडियम वाले एलिमेंट होते हैं, जो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, उस एलिमेंट से जो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो नहीं होते वो कौन कौन से होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं हमारे, ठीक है, एल्युमिनियम होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। यानी कि सोडियम पोटेशियम कैल्शियम के नीचे रखे वाले एलिमेंट के अंदर अगर हमारे पास कोई S आएगा, मैग्नीशियम के अंदर S घुसाएगा तो मैग्नीशियम सल्फाइड, Z के अंदर Zn मेटल के अंदर अगर S घुसाएगा तो कहेंगे जिंक सल्फाइड। कार्बोनेट के अंदर यानी कि कैल्शियम के अंदर अगर CO3 आ जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट का और होगा। तो यही चीज़ दी है। तो हमने कहा उसके प्रोसेस को कैल्सिनेशन रोस्टिंग कहते हैं। फिर हमने कहा था यहाँ से कि रिडक्शन कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा मैं इधर लिख के लाया हूँ, ठीक है, इधर थोड़ा सा ज़्यादा समझेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेटल्स ऑफ रिएक्टिविटी मीडियम, यही चीज़ लिखी है, कोई अलग नहीं है। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, तो हमने कहा मेटल्स कौन से होते हैं जो कम रिएक्टिव होते हैं। तो हमने कहा रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, लेड होता है। ये कम रिएक्टिव होते हैं, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो हमने कहा ये वाले मेटल जितने होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। तो जिंक हो गया, Fe हो गया, Pb हो गया, Al हो गया, Ca हो गया, ये कम रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा फिर क्या करेंगे, तो हमने कहा इसमें दूसरा पॉइंट जो लिखा है, दिस मेथड टू कन्वर्ट द ओर्स, और कह लो या मिनरल्स कह लो, टू मेटल ऑक्साइड। अब क्या करेगा, ये जब मेटल्स हमारे ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, मान लिया ऑक्सीजन के कांटेक्ट में अगर आएंगे तो वो मेटल के ऑक्साइड में बदल देगा, मेटल के ऑक्साइड में बदल देगा। मेटल ऑक्साइड यानी कि जिंक अगर आएगा तो ZnO हो जाएगा, अगर S के कांटेक्ट में आएगा तो जिंक सल्फाइड हो जाएगा, Fe आएगा तो Fe2O3 बन जाएगा, अगर S के कांटेक्ट में आएगा तो FeS बन जाएगा, कुछ भी बन सकता है। तो हमने कहा तो ये जो मेटल के ऑक्साइड बना लेंगे ये सब के सब, तो वो क्या होगा, तो हमने कहा अगर ये मेटल के ऑक्साइड बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए मेटल के ऑक्साइड बना लिए, ठीक है, ये मेटल के ऑक्साइड बना लिए मान लिए। फिर हमने कहा इसके अंदर दो प्रोसेस और आते हैं। मेटल का ऑक्साइड का मतलब ये होता है कि कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड, यानी कि मेटल को तो निकाल लिया, अब मेटल के अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि उस ऑक्सीजन को हटा दे, क्योंकि हमें प्योर फॉर्म में मेटल चाहिए, प्योर फॉर्म में मेटल चाहिए, उसके अंदर ऑक्सीजन कुछ ना प्रेजेंट हो, क्योंकि हमें सिर्फ मेटल चाहिए। हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि एक्सट्रैक्शन कैसे करें मेटल का। तो हमने कहा यहाँ पे अगर उसके अंदर ऑक्साइड होगा तो उसको हटाने के लिए, ऑक्सीजन को हटाने के लिए दो प्रोसेस करने पड़ेंगे। एक होगा हमारे पास कैल्सिनेशन, एक होगा रोस्टिंग होगा, ठीक है, कैल्सिनेशन रोस्टिंग होगा। तो हमने कहा कौन कौन सा, कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, कैल्सिनेशन में बेटा हीटिंग नहीं देते हैं, यानी कि हीटिंग तो करते हैं लेकिन ऑक्सीजन गायब होती है। बच्चों के मन में सवाल आएगा कि सर अगर हीट करेंगे तो हीट करने में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, बिना ऑक्सीजन के आग लग ही नहीं सकती, सही बात है, लेकिन यहाँ पे पूरी की पूरी हीट ऑक्सीजन गायब नहीं है, कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी अगल बगल, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे कैल्सिनेशन जो करेंगे, कैल्सिनेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, कैल्सिनेशन जो है मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ये वो मेथड है कैल्सिनेशन जो मेटल के अंदर ऑक्सीजन घुस जाता है, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पे क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे,
किसमें? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में करेंगे। इसका प्रोसेस अभी देखेंगे बाद में, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, हमने कहा अगर इसको एब्सेंस में करेंगे ऑक्सीजन की तो क्या बनाएगा? हमने कहा कार्बोनेट और बनाएगा, ठीक है। तो हमने कहा रोस्टिंग में क्या होगा? तो हमने कहा रोस्टिंग में इसमें ऑक्सीजन देंगे बिना प्रेजेंस हुए, और इसमें क्या होगा? इसमें हीट करेंगे, इसमें भी हीट करेंगे, इसमें भी हीट करेंगे, लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी। इसको क्या बोलेंगे? इसमें बनेगा सल्फाइड और बनेगा। ये कैसे सर याद रखेंगे? ये कार्बोनेट और ये सल्फाइड, ये याद रखिएगा। रोस्टिंग में जो एस आता है वो सल्फाइड बनाता है, और कैल्सिनेशन में जो ये सी आता है बीच में वो कार्बोनेट और बनाता है, इतना याद रखिएगा। फिर हमने कहा इन दोनों को मिल गया, अब इसके अंदर ऑक्साइड वगैरह घुस गया, ऑक्सीजन वगैरह घुस गए, अब इसको निकाले कैसे? तो हमने कहा ऑक्साइड ऑफ मेटल करते हैं। ऑक्साइड ऑफ मेटल का मतलब यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो इसके अंदर ऑक्सीजन घुस गया है, इन सब के अंदर ऑक्सीजन जो चला गया है उसको कैसे रिमूव करें। जो ऑक्साइड मेटल का बन चुका है ये ऑक्साइड बन चुके होंगे, यानी कि ZnO के अंदर कुछ घुसा होगा ऑक्सीजन तो ZnO बनाया होगा, Ca के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट घुसा होगा, CO3 घुसा होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाया होगा, ठीक है, कार्बोनेट का और बनाया होगा। तो हमने कहा उसको निकाले कैसे? तो हमने कहा ऑक्साइड ऑफ मेटल बन गया। अब उसको निकालने के लिए लिखते हैं रिडक्शन ऑफ मेटल। देखिए लिखा हुआ रिडक्शन ऑफ मेटल, यानी कि मेटल के अंदर से रिडक्शन करना है ऑक्सीजन वगैरह की। इसका एक और प्रोसेस का नाम होता है रिडक्शन ऑफ मेटल, को एक और नाम से भी जानते हैं, वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऑब्लिक करके। इसको बोलते हैं बेटा स्मेल्टिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग का मतलब ही होता है कि ऑक्सीजन को बाहर फेंक देना, निकाल के। तो देखिए रिडक्शन ऑफ मेटल कह दिए या स्मेल्टिंग कह दी। तो हमने कहा सर कैसे फेंकेंगे? तो हमने कहा सर पहले वाला प्रोसेस लगाएंगे, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस किया था ऐसे। हमने कहा क्यों यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस क्यों लगाने की जरूरत है? हमने कहा इलेक्ट्रोलिसिस लगाएंगे नहीं। हमने क्यों? हमने कहा वो तो याल मेटल के लिए लगा रहे थे क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव थे, इसमें से ऑक्सीजन निकाल ही नहीं पाते, स्टेबल कंपाउंड बन गए थे। ये तो बेचारे लेस रिएक्टिव है ना, तो इसको हम वो पहले वाले इलेक्ट्रोलिसिस से पहले जो हमने क्या दिया था रिड्यूसिंग एजेंट, वो दे दो, टूट जाएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस देने की जरूरत ही नहीं। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने क्या दिया? कोक पीने वाली कोक नहीं, कार्बन जिसको बोलते हैं, ठीक है। कोक दिया, CO दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया, H2 दिया। कोक क्या करता है सर? कोक भी क्या करता है? ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं बेटा। ये अंदर से ऑक्सीजन को पकड़ के खींच के बाहर निकाल देते हैं, चाहे ये हो, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। फिर लास्ट स्टेप क्या आया? प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल में क्या लिखा है? ये आपका लास्ट प्रोसेस है। जब आपके अंदर से, इसके अंदर से जब ये ऑक्सीजन वगैरह निकाल देगा, अब हम देखेंगे कुछ और ज़्यादा तो इम्प्योरिटी नहीं है, तो इसको और प्यूरिफाई करेंगे। प्यूरिफाई कैसे करेंगे? प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल कैसे करेंगे? या तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल आप में लिखा होगा, देखिए कि कुछ बुक्स में प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल लिखा होता है, कुछ बुक्स में लिखा होता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, और आपकी सिलेबस में जो दिया हुआ है, आपकी बुक में जो लिखा है वो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इसको नोट करो। फिर इन सब के प्रोसेस मैं बताऊंगा लास्ट में, जैसे इसका प्रोसेस लास्ट में बताऊंगा तो इसका भी प्रोसेस लास्ट में बताऊंगा, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर इसका प्रोसेस बताऊंगा। इसको नोट कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूं बेटा। अब देखिए बेटा आपके पास जो आया है, अब इसके बाद जो हम लोग के पास हेडिंग आई है, इसके बाद आई है एक्सट्रैक्शन मेटल्स लो इन दी एक्टिविटी सीरीज। ये मत समझिएगा जो अभी हमने चार्ट बताया उसको नहीं बताएंगे, उसको आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, ठीक है। कि जो आप देख रहे होंगे आपकी बुक में, इसके बाद लिखा होगा एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स का मैं मतलब बता दे रहा हूँ। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स का मतलब होता है कि अर्थ क्रस्ट में हमारे ओर्स जो होते हैं कितनी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, और उसके साथ जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है उसी को कहते हैं गैन्यू, ठीक है। क्या कहते हैं? गैन्यू, GANGUE। और गैन्यू को एक और भी नाम से जानते हैं मैट्रिक्स। ये दोनों का मतलब होता है इम्प्योरिटी, ठीक है। क्या मतलब होता है? इम्प्योरिटी। तो वहाँ पे जो लिखा है, इससे पहले भी जो लिखा है वहाँ पे लिखा है, वो मैंने लिखा नहीं है, वो आप पढ़ लिएगा। एनरिचमेंट्स ऑफ ओर, यानी कि कितनी लार्ज अमाउंट में हमारे ओर्स प्रेजेंट है अर्थ की क्रस्ट में, और उसके साथ जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, इम्प्योरिटीज गंदगी जो प्रेजेंट है, उसको कहते हैं गैन्यू या मैट्रिक्स। इन दोनों को कहते हैं आम भाषा में इम्प्योरिटीज, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन दी एक्टिविटी सीरीज। तो ये कह रहे हैं कि अब हम लोग जो हमने आपको चार्ट बताया था उसमें से अब हम लोग इसके ऊपर आए हैं, ठीक है। वो चार्ट में जितने प्रोसेस हैं वो हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, लेकिन आपकी बुक में जो अकॉर्डिंग दिया वैसे पहले चलेंगे। पहले चार्ट का हमने थोड़ा सा समझाया आपको, थोड़ा सा समझाया है, पूरा नहीं समझाया। फिर उसके बाद फिर उसके बाद चार्ट पे आएंगे, और चार्ट का कुछ पोर्शन इसमें ही दिया हुआ, तो इसलिए हम आपको ऐसे बता रहे हैं।
एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन दी एक्टिविटी सीरीज। अब इन्होंने कहा है जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज कह लो या एक्टिविटी सीरीज, जो आपकी एक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट दिए हैं जो लो मीडियम यानी कि ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, तो उनको अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या है, उसका अगर रिएक्शन करवाएंगे किसी से तो देखते हैं हमारे पास ये है, हमारे पास क्या ये है, हमारे पास एक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, अब इसमें से लो वाले कौन से थे, इन तीनों को छोड़ने के बाद ये सारे के सारे हमारे पास क्या थे, लेस रिएक्टिव थे, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं थे। पहले पढ़ लेते हैं आपकी बुक में क्या लिखा है। लिखा है मेटल्स लो इन दी एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। जो हमारे बीच में दिए हुए एलिमेंट हैं जो लेस रिएक्टिव हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा किसी से रिएक्ट नहीं करते। द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस। इसके मेटल के ऑक्साइड को, यानी कि अगर ये वाले मेटल्स अगर किसी ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो ये MgO बनाएगा, अगर Al करता है तो Al2O बनाएगा, Zn किसी ऑक्सीजन से कांटेक्ट करता है तो ZnO बनाएगा। तो यही कह रहे हैं इसके जो ऑक्साइड होंगे उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करवाएंगे क्योंकि ये पहले ही से बेचारे लेस रिएक्टिव हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग अलोन। ठीक है, उसको आप निकाल सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट भी देके या हीट भी करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमने कहा कौन कौन से हैं जिसको हीट करने पे निकाल सकते हैं, तो हमने कहा एक काम करते हैं, ये होता है सिनाबार। ये एक एग्जांपल याद रखिएगा, सिनाबार जो होता है मरकरी का ही एक हमारा ओर होता है, यानी कि ओर का मतलब एक मरकरी का ही मिनरल होता है जिसको हम लोग कहते हैं सिनाबार। और सिनाबार का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो HgS होता है, मर्क्यूरी सल्फाइड होता है। तो हमने कहा इज एन ओर ऑफ मरकरी, ये ओर होता है किसका, मरकरी का ओर होता है। ठीक है, व्हेन इट इज हीटेड इन एयर इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मरकरी ऑक्साइड। जब इसको हम हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस यानी कि एयर में, एयर का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड में यानी कि HgO में। था किसमें, था हमारा HgS में और कन्वर्ट हो जाएगा HgO में। फिर हमने कहा मर्क्यूरिक ऑक्साइड को दोबारा अगर हीट करवाएंगे तो भी वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन क्या लिखी है, ये लिखा है सिनाबार, सिनाबार यानी कि मर्क्यूरी सल्फाइड। तो ये जो मर्क्यूरी सल्फाइड को अगर हमने ऑक्सीजन से किया, बैलेंस हमने कर दिया है, आप देख लीजिएगा। ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करवाएंगे एयर, एयर का मतलब ही ऑक्सीजन, हीट करवाएंगे, हीट ही कर रहे हो तुम, वो ऑक्सीजन अपने अगल बगल से ही ले रहा है। तो जब इनको हीट किया HgS को +3O2 से तो बना मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना, HgO बना। और यहाँ पे देखो क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकले आ रही है। ठीक है, क्या निकले आ रही है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड सॉरी बाहर निकले आ रहा है। अब ये क्या बचा यहाँ पे, मर्क्यूरी सल्फा ऑक्साइड बना। ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना। अब हमें क्या चाहिए इसमें से, अब हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ Hg चाहिए, Hg मेटल है, हमें मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है, इसके साथ ये ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो हमने कहा एक बार फिर से हीट करो, तो हमने इसको फिर से लिखा, HgO को फिर से हीट करा। ये डेल्टा का साइन नहीं, ये हीट का सिंबल होता है। इसको दोबारा हीट करेंगे तो देखिए Hg अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा, Hg अलग O2 अलग। तो आपको याद आया, हमने एक आपको अभी प्रोसेस बताया था चार्ट में, रिडक्शन ऑफ मेटल या स्मेल्टिंग। रिडक्शन ऑफ मेटल का मतलब होता है कि वो ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसको बिना हीट, जिसको बिना रिड्यूसिंग एजेंट दिए बिना भी जिसको हीट कर दो टूट जाएंगे। और हमें चाहिए सिर्फ क्या, मेटल चाहिए, क्योंकि भैया हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करें, मेटल के साथ कोई ऑक्सीजन भी ना हो, तब प्योर फॉर्म में हमें चाहिए मेटल, उसके साथ कोई इम्प्योरिटीज ना हो, कोई ऑक्सीजन ना हो। तो देखो इसको दोबारा हीट करेंगे तो बनेगा क्या, Hg बनेगा। और Hg क्या है हमारा, एक मेटल है हमारा। ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, हमें मालूम है। ये मेटल जो है हमारा प्योर फॉर्म में हमें मिल गया। ठीक है, प्योर फॉर्म में क्यों मिला, क्योंकि ऑक्सीजन भी हटा दिया। अगर आपको याद हो तो ये कौन सा प्रोसेस चल रहा है, रिडक्शन ऑफ मेटल, यानी कि रिडक्शन ऑफ मेटल यानी कि या स्मेल्टिंग भी बोल दो, यानी कि रिडक्शन ऑफ मेटल का मतलब कि ऑक्सीजन को भी रिमूव करने वाला, ऑक्सीजन भी रिमूव कर दे। अब ये बेचारे जो Hg थे, Hg को हीट करके तोड़ दिया, तो यहाँ पे सर इसमें रिड्यूसिंग एजेंट नहीं इस्तेमाल करेंगे। अरे इसलिए नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये वाले एलिमेंट देखिए नीचे आ रहे हैं, Hg आ रहा है हमारा, तो Hg लीस्ट रिएक्टिव होता है, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। ठीक है, उसको अगर हीट भी कर दो तो भी टूट जाएगा। तो इसलिए हमने इसको रिड्यूसिंग एजेंट दिए ही नहीं। क्यों नहीं दिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लीस्ट है, खुद से ही टूट रहा है। अगर हीट कर दोगे तो ही टूट जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट देने की ज़रूरत क्या। अगर ना टूटता रिड्यूसिंग एजेंट से तो इलेक्ट्रोलिसिस करवाते। तो देखिए यहाँ पे हीट देके टूट गया। फिर हमने कहा सिमिलरली अगर कॉपर को अगर हम फाउंड करें, सिमिलरली कॉपर विच इज़ फाउंड इन कॉपर ग्लैंड Cu2S, कॉपर सल्फाइड आप कह दो, ठीक है, Cu2S कॉपर ग्लैंड कहते हैं।
तो हमने कहा इन नेचर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स और इज जस्ट बाय हीटिंग इन एयर। तो हमने कहा इसको भी ऑब्टेन करने के लिए इसको भी हीट कर दो, तो हमने पता करना पड़ेगा कि कॉपर ये लीस्ट रिएक्टिव में आता है या ऊपर आता है। तो हमने कहा ये भी लीस्ट रिएक्टिव है, इसको भी सिर्फ हीट कर दो, रिड्यूसिंग एजेंट मत दो तो भी टूट जाएगा। तो हमने कहा Cu2S को हीट करा। हीट का मतलब जब करोगे तो ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होगी अगल बगल, तो ऑक्सीजन तो क्या बनेगा, Cu2S से बनेगा Cu2O बनेगा, ठीक है, ऑक्साइड बन जाएगा, कॉपर का ऑक्साइड बना लेगा और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। हमने कहा सर अभी भी ये कॉपर हमें नहीं मिला है प्योर फॉर्म में, क्योंकि सिर्फ हमें कॉपर चाहिए, इसके साथ ऑक्सीजन नहीं चाहिए। हमने कहा फिर से हीट कर दो, जैसे यहाँ पे हीट किया था। तो इसी को उठाया, इसी को यहाँ पे लिखा, इसी को हमने क्या करा यहाँ पे, इसको हमने हीट कर दिया, ठीक है। Cu2 को कॉपर्स ग्लैंड के साथ अब की बार हीट करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कॉपर चाहिए, ठीक है, कॉपर चाहिए। और अगर इसको तुम हीट करोगे तो Cu एक अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा, ये कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो Cu2O को और Cu2S को हीट करेंगे साथ, तो Cu अलग हो जाएगा, देखो Cu अलग हो गया और यही हमें चाहिए था, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो थी वो बाहर निकल जाएगी। तो ये हमें प्योर फॉर्म में मिल गया। इसी को हम लोग कहते हैं रिडक्शन ऑफ मेटल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन ऑफ मेटल कहते हैं। अभी बता रहे नीचे वाला, इसी को कहते हैं रिडक्शन ऑफ मेटल। और इसका दूसरा नाम बताया था हमने, क्या, इसका दूसरा नाम बताया था स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में क्या बताया था, हमने कहा था कि इस प्रोसेस को कहते हैं कि अगर हम इसको हीट कर दे, नीचे हुए रखे हुए एलिमेंट को सिर्फ हीट कर दोगे तो भी वो टूट जाएंगे और प्योर मेटल मिल जाएगा। बीच वाले एलिमेंट को अगर हम हीट करेंगे तो वो हीट करने से भी नहीं टूटेंगे, उनको कुछ रिड्यूसिंग एजेंट देने पड़ेंगे। अगर उससे भी नहीं टूटेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस करवानी पड़ेगी। इतना तो आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए हमने कुछ अलग की एग्जाम्पल लिए, यहाँ से आपकी बुक तक का खत्म। अब हमने आपको इसी को थोड़ा सा और आगे बताने जा रहे हैं। हमने कहा चलो ये लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, ये लीस्ट रिएक्टिव है, हीट किया खुद से टूट गया। लेकिन हमने कहा अगर ये वाले एलिमेंट लेते जो खुद से ना टूटते, हीट करके ना टूटते, तो हमने कहा उसमें क्या लेते, तो हमने कहा भैया रिडक्शन ऑफ मेटल। रिडक्शन ऑफ मेटल यानी कि वो मेटल इस्तेमाल करेंगे, वो रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे कि हमारे इस वाले मेटल के ऑक्सीजन को निकाल के फेंक दे। तो हमने कहा एग्जाम्पल के तौर पे PbO लिया। देखिए Pb कहाँ है, Pb हाइड्रोजन के ऊपर है, यानी कि ये हमारे लेस रिएक्टिव है, यानी कि रिएक्टिव है लेकिन कम है। तो हमने कहा Pb का ऑक्साइड ले ले, लेड का ऑक्साइड। तो हमने कहा लेड के ऑक्साइड को हीट कर दे तो टूट जाएगा। हमने कहा यहाँ पे लेड के ऑक्साइड को ले ले तो टूट जाएगा। हमने कहा ऐसे नहीं टूटेगा, पहले यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे क्या लिया, कार्बन लिया। अब लेड ऑक्साइड को PbO को कार्बन, कार्बन यानी कि कोक। कोक का मतलब क्या होता है, कोक वो होता है जो ऑक्सीजन को खींच के बाहर निकालते हैं। तो ये C इसके लेड ऑक्साइड के ऑक्सीजन को बाहर निकाल के फेंक देगा, CO बनेगा और लेड मिल जाएगा। ये देखिए हमें क्या मिल गया, प्योर मेटल मिल गया, और हमें यही चाहिए था। इसको सिर्फ अगर हीट करते तो ना टूट पाता, क्योंकि ये यहाँ वाले एलिमेंट है, लेस रिएक्टिव है, ये लीस्ट है। अब हमने कहा यहाँ पे इसको CO लिख दे। अब हमने CO क्यों लिया, CO हमने लिया था रिड्यूसिंग एजेंट में लिया था, याद है, C लिया था कोक, CO लिया था, H2 लिया था। तो हमने कहा अगर लेड ऑक्साइड में CO डाल दे, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हमने कहा ये यहाँ से CO2 बना लेगा और लेड मिल जाएगा। देखिए फिर से हमें क्या मिल गया, प्योर मेटल मिल गया। फिर हमने कहा यहाँ पे हाइड्रोजन ले ले, H2 ले ले लेड ऑक्साइड में, लेड ऑक्साइड में H2 ले लेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, H2O निकलेगा और Pb निकल जाएगा। देखिए ये भी Pb हमको क्या चाहिए था, मेटल ही चाहिए था, क्योंकि हम मेटल का एक्सट्रैक्शन ही पढ़ लें, मेटल चाहिए हमें सिर्फ प्योर फॉर्म में, उसके अंदर कोई ऑक्सीजन ना हो। तो देखिए ये भी हमको मिल गया यहाँ से, ठीक है। अब हमने कहा अगर हम इसमें से कॉपर ले लें, कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है, तो कॉपर यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है, ये लीस्ट रिएक्टिव है हमारे पास, ठीक है, ये कॉपर है, हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है। लेकिन कॉपर ऑक्साइड में याद रखिएगा, कॉपर ऑक्साइड थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन केस है, सुन लिएगा। कॉपर ऑक्साइड जो होता है हमारा, वो थोड़ा सा है नीचे, लीस्ट रिएक्टिव होना चाहिए यहाँ तक के। लेकिन कॉपर जो होता है बेटा हमारे पास, ठीक है, कॉपर जो होता है हमारे पास, हमने कहा था ये होते हैं, ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन ये थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, थोड़ा सा ये सॉलिड ही में होता है। तो ये कॉपर ऑक्साइड को फिर हम इसको कार्बन दे के ही तोड़ना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, कुछ एक्सेप्शन भी हैं। कॉपर ऑक्साइड को कार्बन यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या बनाएगा, CO बनाएगा और ये Cu निकल जाएगा। देखिए हमें मेटल चाहिए था, कॉपर मेटल मिल गया हमें सिर्फ प्योर फॉर्म में। फिर हमने कहा अगर सर ये वाला मेटल ले ले, Ag वाला या Hg वाला, तो हमने कहा ये लीस्ट रिएक्टिव है, इसको बिना हीट किए भी तोड़ सकते हो। तो हमने AgO ले लिया, Ag के साथ कोई ऑक्सीजन जोड़ दिया तो AgO हो गया, इसको हीट कर दिया, Ag अलग हुआ,
O2 अलग हो गया क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव था। सर हमने कहा Hg वाला ले, तो हाइड्रोजन के नीचे ये भी लीस्ट रिएक्टिव, तो Hg बनेगा और O2 बनेगा। क्यों? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, लेस स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल नहीं है। और एक एक्सेप्शन याद रखिएगा, अगर हमसे कहा गया कि सर अगर ये ले लिया इसका ZNO, तो हमने कहा अगर ZNO ले लिया, ZNO को अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको ZNO, क्योंकि ये हाइड्रोजन के ऊपर रखा हुआ है, अगर ZNO यानी कि जिंक का कोई ऑक्साइड ले लिया, उसको अगर हीट करके तोड़ सकते हैं, उसको बेटा हीट करके सिर्फ नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया कि ये लेस रिएक्टिव है, इसको रिड्यूसिंग एजेंट देना पड़ेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट में से कौन सा देना पड़ेगा, कौन सा देना पड़ेगा, हमें कौन सा देना पड़ेगा, अभी बता रहे हैं हम आपको। इसमें से कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, इसमें से सिर्फ ये देना पड़ेगा बेटा। ये याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन है कि जिंक ऑक्साइड को सिर्फ आप सी से ही करवा सकते हो, क्योंकि कोक के पास इतनी ज़्यादा टेंडेंसी होती है। कोक एक ऐसा होता है जिसमें से ऑक्सीजन को तेज़ी से पकड़ के खींच के निकालता है एज़ कम्पेयर टू CO और H2 के मुकाबले। तो ये यहाँ से बनाएगा Zn और CO निकाल देगा, तो देखो जिंक मेटल मिल जाए। तो देखिए यही एक्सेप्शन लिखा है कि जिंक ऑक्साइड जो होगा ओनली रिड्यूस कोक, सिर्फ रिड्यूस होगा कोक से, ठीक है। तो अब हम लोग ने यहाँ पे रिडक्शन ऑफ मेटल जो चार्ट था उसमें से एक कवर कर लिया है। कौन सा कवर किया है? रिडक्शन ऑफ मेटल वाला, जो हमने बताया था कि मेटल का ऑक्साइड को निकाला, तो एक कंप्लीट कर लिया है। अब बचा है क्या? इसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस बचा है और लो रिएक्टिविटी वाला बचा है, वो बताएंगे। इसको नोट करिए पहले जल्दी से। अब देखिए बेटा, आपके पास जो आया है नेक्स्ट हेडिंग आई है एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब हम लोग ने लीस्ट रिएक्टिव वाले पढ़ लिए थे, ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव वाले पढ़ लिए। अब हमें पढ़ना है कौन से मेटल के बारे में जो बीच में दिए हुए हैं। बीच में कौन कौन से दिए हुए? ये तीन तो मेटल हमारे भैया मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, इसमें से ये भी एक थोड़ा सा लेस होता है, इसको इसी के साथ काउंट करते हैं और इसको इसके साथ भी काउंट करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास ये वाले एलिमेंट की बात हो रही है, मिडिल वाले, बीच वाले, इसकी बात कर चुके हैं, अब इसकी बात करनी है। हमने आपको चार्ट में कैल्सिनेशन रोस्टिंग बताया था, अब उसको सही से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और तो देखिए यहाँ पे मिडिल वाले एलिमेंट को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। आपने देखा होगा मिडिल वाले एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड, यानी कि कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड। इसका एक और भी नाम होता है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड, यानी कि मेटल के अंदर जो ऑक्साइड घुसी हुई है उस ऑक्साइड को भी बाहर निकाल के फेंकना है, क्योंकि हमें मेटल प्योर फॉर्म में चाहिए, कुछ ना हो इसके साथ, ना सैंड ना इम्प्योरिटीज, कुछ नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं। तो उसके लिए दो प्रोसेस थे, हमने दो प्रोसेस कौन कौन से पढ़े थे। एक था रोस्टिंग, रोस्टिंग में सल्फाइड का ओर बना रहा था, यानी कि सल्फाइड ओर मिल रहा था, और कैल्सिनेशन में कार्बोनेट आयन का मिल रहा था। कैसे? हमने कहा था रोस्टिंग किसे कहते हैं, रोस्टिंग को हम लोग करते हैं ऑक्सीजन, हीट करते हैं और हीट करने में ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है, उसे कहते हैं रोस्टिंग। और रोस्टिंग को याद रखने के लिए याद रखिएगा कि सल्फाइड का ओर होता है, रोस्टिंग के अंदर सल्फाइड का ओर होता है, ठीक है, अभी बता रहे हैं। फिर हमने कहा रोस्टिंग को पहले देखते हैं किससे कराया। हमने कहा रोस्टिंग में हमने कौन सा एलिमेंट लेना है, बीच वाला। हमने कहा बीच वाले में से हमने कहा जिंक ले लिया, और हमने कहा जिंक के अंदर डाल देते हैं क्या, सल्फाइड, यानी कि सल्फर डाल देते हैं तो जिंक सल्फाइड बन जाएगा। तो हमने कहा जिंक सल्फाइड का ओर ले लिया, क्योंकि रोस्टिंग में सल्फाइड का ओर ही इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, रटने वाली चीज़ है। रोस्टिंग में सल्फाइड का ओर काम आता है, याद रख लीजिएगा। रोस्टिंग में एस बीच में आ रहा है, एस का मतलब सल्फाइड का ओर। तो ये जो होगा ZNS लिया है, ये मिडिल वाला, मिडिल वाली की बात कर रहे हैं। ZNS को हमने किससे करा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करा, क्या बना, ZNO बना, और क्या बनेगा, 2SO2 बनेगा। क्या बनेगा, 2SO2 बनेगा, 2SO2 बन गया। अब हमें यहाँ पे एक स्टेप मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया, यहाँ पे इसी को मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इसी वाले स्टेप को। अब हमारे पास क्या बना, जिंक ऑक्साइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड बना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हीट की प्रेजेंस में करवा रहे तो ZNO बना। अब यहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंस है, ऑक्सीजन भी क्या है, प्रेजेंस है ZNO में। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ Zn चाहिए। तो दूसरा स्टेप देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ZNO को चुपचाप किससे करा दो, C से करवा दो, क्योंकि हमने आपको बताया था ZNO को कोक से ही करवा सकते हैं, एक्सेप्शन केस है। तो क्या मिलेगा, Zn मिलेगा और हमारा CO निकल जाएगा, ये हमें मेटल मिल जाएगा।
यही तो चाहिए था हमें, क्यों? क्योंकि हमें रोस्टिंग में क्या कराना था, सल्फाइड का ओर चाहिए था। देखिए सल्फाइड का ओर का मतलब क्या, कन्वर्जन ऑफ ओर मेटल ऑक्साइड। अब मेटल के ऑक्साइड में से हमें सिर्फ मेटल निकालना है, तो देखिए मेटल के ऑक्साइड में से सिर्फ हमने क्या निकाल लिया, मेटल निकाल लिया। ये कोक क्यों निकाला, क्यों दिया यहाँ पे, ये कोक जो होता है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और हमने कहा था रिड्यूसिंग एजेंट में कोक COH2 की जगह सिर्फ कोक ही इस्तेमाल होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर हमने कहा कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, कैल्सिनेशन में कार्बोनेट आयन होता है, ये याद रखिएगा, कैल्सिनेशन में C आता है बीच में, तो C यहाँ पे आ जाए कार्बोनेट आयन। हमने कहा इसमें क्या करते हैं, इसमें भी हीट करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। सर हीट करने पे तो ऑक्सीजन हर जगह होता है, हीट करेंगे तभी ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो हीट ही कहाँ से होगा बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि हीट पूरी गायब नहीं है, सॉरी ऑक्सीजन पूरी गायब नहीं है, ऑक्सीजन थोड़ी सी है, थोड़ी बहुत है। तो हमने कहा इसको क्या करेंगे, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसी को कहते हैं कैल्सिनेशन कहते हैं। अब हमने कहा कौन सा ले लें, हमने कहा फिर से क्या ले लें, अब हमने कहा जिंक कार्बोनेट, हमने कहा कैल्सिनेशन कार्बोनेट का और देते, तो हमने इसके अंदर जिंक के साथ कार्बोनेट घुसेड़ा, CO3 घुसेड़ा, तो हमने कहा जिंक कार्बोनेट बना दिया। तो हमने कहा अगर इसको हीट करें, इसको अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, तो हमने कहा इसको हीट कर दोगे तो ये ZNO में बदल जाएगा। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं दिया है, देखिए इसको हीट करोगे ZNO में बदल जाएगा, क्योंकि हम फर्दर हीटिंग करवाते चले आ रहे हैं, बाद में देंगे, हम पहले कहा पहले हीट करके देख लेते हैं, क्या पता रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमने हीट करके देखा तो ZNO बना, फिर इसके बाद क्या बना, CO2 निकला। देखिए Zn और इसका O है, CO2 बाहर निकल गई है। अब हमने कहा यहाँ पे सर अभी भी हमें Zn चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, प्योर फॉर्म में चाहिए, तो हमने फिर से ZNO को कोक के साथ करवा दिया, ये क्या है, कोक है। फिर क्या निकला, Zn निकला और CO अलग निकल गई, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल गई, ये हमारे पास Zn बच गया। और देखिए हमारे पास किसका और बचा, हमारे पास क्या है, कार्बोनेट का और आया था, कार्बोनेट का और लिया था और बना क्या हमारे पास, जिंक मेटल हमें मिल गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपने रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल नहीं करा, हीट करके करा, तो यहाँ पे तो करना ही पड़ेगा, और किससे करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ कोक से करना पड़ेगा। अगर आप इसका एग्जाम्पल दूसरा भी लेना चाहो तो दूसरा एग्जाम्पल इसका मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ, इसका बता रहा हूँ, इसका मान लिए CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो हमने कहा इसको हीट करा, बनेगा CaO प्लस CO2 निकल जाएगा। हमने कहा सर Ca चाहिए सिर्फ, ठीक है, हमने कहा Ca चाहिए सिर्फ, Ca चाहिए हमें, इसके साथ तो ऑक्सीजन भी है, तो हमने कहा CaO को कोक के साथ करवा दो, ठीक है। अब CaO को किसी के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हो, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कुछ भी ले सकते हो, H2CO, ठीक है, या C ले सकते हो। तो ये बनेगा, यहाँ से CO निकाल लेगा और Ca निकल आएगा, ये हमारा प्योर मेटल आ गया। हमें क्या चाहिए था, प्योर मेटल, ठीक है। फिर आप देखिएगा आपके नीचे दिया हुआ है NCERT में कुछ इस टाइप का, हमने इसको पॉइंट में लिखा है, हमने लिखा है MnO2 को, मैग्नीज ऑक्साइड को अगर हम एल्युमिनियम से करवा दे रिएक्शन, ठीक है, मैंगनीज और एल्युमिनियम से, तो क्या बनेगा, Mn प्लस Al2O3, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा और हीट इवॉल्व करेगा। देखिए जिसमें हीट निकलती है वो कैसी रिएक्शन होती है, जिसमें हीट निकलती है सर वो बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है, हाईली एक्सोथर्मिक मतलब यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट रिलीज कर रही है। तो यानी कि MnO2 को Al ने क्या करा, डिस्प्लेस कर दिया, धक्का देके आगे भगा दिया। तो सर रिएक्टिविटी सीरीज में यानी कि Al ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर रखे वाले एलिमेंट नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो हमने कहा Al ये है, तो हमने कहा Al नीचे वाले को धक्का देगा, यानी कि मैंगनीज नीचे ही होगा। तो मैंगनीज बेटा याद रखना, पीरियोडिक टेबल रिएक्टिविटी सीरीज जो आप पढ़ रहे हो अभी वो छोटी है, हमने यहाँ पे एक मेटल और बढ़ाया है Mn, Pt के नीचे ही Mn आता है, Pt के नीचे नहीं आता, यहाँ पे Au और Pt के बीच में आता है Mn, मैंगनीज भी आता है, लेकिन हम लोग सेलेक्टेड पढ़ते हैं 10th क्लास में। ये रिएक्टिविटी सीरीज पूरी नहीं है, जब आप क्लास 12th में आओगे तो बहुत बड़ी है। हम लोग ने इसको अपने सिलेबस के हिसाब से इसको सेट कर रखा है। तो Au और Pt के बीच में Mn आएगा, तो यानी कि हाइड्रोजन के नीचे रखा हुआ है Mn, यानी कि Al ज़्यादा रिएक्टिव है, ऊपर रखे वाले हाइड्रोजन से ऊपर रखे वाले मेटल नीचे को डिस्प्लेस कर देंगे। तो हाइड्रोजन से ऊपर रखा है एल्युमिनियम क्या करेगा, Mn को डिस्प्लेस कर देगा।
तो ये देखिए क्या लिखा है, Mn ने Al को डिस्प्लेस करा, Mn बना और Al2O3 और हीट रिलीज हुई। क्यों? क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है Al हमारा, और Al क्या करेगा, रिएक्टिविटी की वजह से इसको हीट करे, इसको डिस्प्लेस करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी एक्सोथर्मिक होगी हमारी रिएक्शन। ये याद रखिएगा, ये रिएक्टिविटी सीरीज पूरी नहीं है अभी आपके पास। ठीक है, इतनी बात हम लोग ने कर ली। अब आप देखिएगा थर्ड पॉइंट मैंने डाल के किया है, आपकी बुक में लिखा है कैन यू आइडेंटिफाई, हमने पूरा नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है कैन यू आइडेंटिफाई डैट 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 डैश आर रिड्यूस। ठीक है, डैट डैट डैश आर रिड्यूस, बुक से देख लिएगा। तो हमने लिखा है यहाँ पे आयरन थर्ड ऑक्साइड इसको बोलते हैं, Fe2O3 को आयरन थर्ड ऑक्साइड बोलते हैं। इसको हमने किससे रिएक्शन करवाया, इसको हम लोग ने रिएक्शन करवाया एल्यूमिनियम के पाउडर से। एल्यूमिनियम के पाउडर से रिएक्शन करवाया तो Fe अलग हुआ और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड अलग हुआ और हीट रिलीज किया, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, थर्माइड प्रोसेस कहते हैं। सर समझ में नहीं आया, देखिए बेटा थर्माइड प्रोसेस यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो है Fe2O3 जो है ये भी एक तरीके की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहाँ पे नहीं दिया पूरी, अभी हम आपको दिखाएंगे टेबल अगर जब आगे क्लास में आएंगे। तो Fe2O3 ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होती है। Fe2O3 जो होता है बेटा और Al जो होता है, एल्यूमिनियम का पाउडर जो होता है, पहले हम Fe2O3 का बड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, थर्माइड प्रोसेस क्या होता है बता रहे हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक बड़े से बीकर या तसले में हम लोग इसका पाउडर लेते हैं, एकदम ग्रे या ब्लैकिश कलर का होता है, एकदम चूरा टाइप का होता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, भट्टी में डालते हैं। भट्टी में डालने के बाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट होने लगता है, आग निकलने लगती है। आग निकलने लगती है किसके साथ, जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो उसके साथ हीट निकलने लगती है। फिर उसके साथ ये जो होता है हमारा मॉल्टेन स्टेट में हो जाता है। मॉल्टेन स्टेट समझते हैं, यानी कि लावा टाइप का हो जाता है, जेली टाइप का, जैसे लावा बहता नहीं है लाल लाल, लगता है कि वो जेली, जैसे लगता है कि वो सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड भी दिखता है और जेली जेली भी दिखता है। तो ये वैसा ही पाउडर जलने के बाद ऐसा बना लेगा, आयरन थर्ड ऑक्साइड और एयर एल्यूमिनियम पाउडर के साथ मिलने के बाद। तो ये जब बना लेगा एकदम लावा टाइप का बना लेगा, और इसको हम लोग, ये जो हम लोग का बनेगा जब ये लावा टाइप यानी कि मॉल्टेन स्टेट में बन जाएगा, तो ये जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा हीट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हीट इवॉल्व करेगा, यानी कि एक्सोथर्मिक होगा। और ये जो होता है बेटा, इसको हम लोग जो बनता है ये मिक्सचर, ये जो मिक्सचर बनता है हम लोग का, इसको हम लोग यूज़ करते हैं रेलवे ट्रैक्स वगैरह को जोड़ने के लिए। जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं और जो हमारे मशीन के पार्ट्स होते हैं, मशीन के पार्ट्स समझे, यानी कि बड़े बड़े मशीन के पार्ट्स। मान लीजिए ऐसा कोई रेलवे ट्रैक है हमारा, ये टूट गया बीच से, ठीक है, ये टूट गया है, ये रेलवे ट्रैक जा रहा था। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक पैनल लगाते हैं, और यहाँ पे पैनल लगाते हैं, उसके अंदर भर देते हैं क्या, ये वाला पूरा मेटल, ये वाला पूरा कंपाउंड इसके अंदर भर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, जुड़ जाता है। इस वाले एल्युमिनियम पाउडर को, एल्युमिनियम ऑक्साइड को, इसको, इसके मिक्सचर को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जो बड़े बड़े हमारे जो मेटल की मशीनें होती हैं, जो बड़े बड़े रेलवे के ट्रैक्स होते हैं, उसको हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। किससे, इससे करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, सॉलिड सब्सटेंसेस बना लेता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग थर्माइड प्रोसेस कहते हैं। ये याद रखिएगा, थर्माइड प्रोसेस कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बड़े लेवल पे ये एक चीज़ होती है हमारे, और बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, बहुत ही यूज़फुल होता है ये। ठीक है, तो देखिए बेटा, हम लोग ने दो प्रोसेस कंप्लीट कर लिए, एक कैल्सिनेशन रोस्टिंग कंप्लीट कर लिया, और एक हम लोग ने लो रिएक्टिविटी वाला भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारा बचा है क्या, इलेक्ट्रोलिसिस वाला प्रोसेस बचा है। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ। अब देखिए बच्चों, आपके पास जो नेक्स्ट हेडिंग आई है, एक्सट्रैक्टिंग ऑफ द मेटल फ्रॉम द टॉप ऑफ द सीरीज। आपने एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज में अभी आपने सबसे ऊपर की जो एलिमेंट देखे, हम लोग ने किसकी बात कर ली है, हम लोग ने लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट वाले बात कर ली, हम लोग ने बीच वाले एलिमेंट की बात कर ली। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लास्ट किसकी, जो ऊपर दिए रहते हैं एलिमेंट। कौन कौन से, पोटेशियम दिया रहता है, सोडियम दिया रहता है, और कैल्शियम दिया रहता है। ठीक है, इसके नीचे बहुत सारी रिएक्टिविटी सीरीज। अब इन तीन एलिमेंट के बाद, मान ली कैल्शियम के बाद भी ले रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास है। अब हमने कहा इन सारे लोगों को इनके ऊपर वाले, हाइड्रोजन के ऊपर रखे वाले एलिमेंट जो ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा तो तीन ही है, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, और उससे ज़्यादा है अगर देखा जाए तो हमने कहा इसको अब कैसे तोड़ेंगे, ये तो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, हमने कहा सर रिड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे।
रिड्यूसिंग एजेंट नहीं इस्तेमाल कर सकते बेटा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है और इसको तोड़ने के लिए इसका बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूत जुड़ा होगा। इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट के लिए आपकी एनसीईआरटी में देखिए लिखा होगा कि कार्बन का इस्तेमाल करते ही नहीं है। कार्बन कह दी या कोक कह दी है, ठीक है, कार्बन और कोक का इस्तेमाल करते नहीं है। वो रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये भी तो देखिए ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है। ये ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा एफिनिटी है इसकी, यानी कि एफिनिटी का मतलब ये ज़्यादा पसंद करता है ऑक्सीजन को, तो ये ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। लेकिन ये कार्बन के साथ अगर आप चाहे NH3 के साथ, चाहे CO के साथ, चाहे H2 के साथ चाहे, तो ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस नहीं हो सकता। इसको हम सिर्फ एक ही रास्ता है, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी दे के इसको तोड़ना और अलग अलग करना। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास आया है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल का मतलब क्या होता है? रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है? रिफाइनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को प्योर करना। कोई इम्प्योर है उसको प्योर करना। अब हमें किसको प्योर करना है? मेटल को प्योर करना है। तो हम क्या लेंगे? अपनी एनसीईआरटी में देखिएगा ऐसा डायग्राम बना होगा, एक बीकर होगा, बीकर के अंदर बेटा हम लोग क्या लेंगे? एक CuSO4 का सॉल्यूशन लेंगे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और जिसका सॉल्यूशन लेंगे उसी का रॉड लेंगे। रॉड यानी कि इलेक्ट्रोड, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं बेटा, ठीक है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोड को हिंदी में अगर और कहें तो उसको हम लोग आम भाषा में कहेंगे सेल, ठीक है। दो हमने इलेक्ट्रोड लिए, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया अंदर, ठीक है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को सॉल्ट सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्ट है हमारा। और इसको इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जिसमें सॉल्ट होगा तो उसमें क्या होगा? एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा, तो इसको इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं, ठीक है। वह हमने कहा दो इलेक्ट्रोड लिए, एक इधर लगाए एक इधर लगाए, दोनों मेटल को, दोनों के सेल को हमने एक सर्किट से जोड़ा, एक पॉजिटिव एनोड निगेटिव कैथोड। अभी इससे ये मत समझिएगा कि पॉजिटिव वाले को सिर्फ एनोड कहते हैं, ऐसा नहीं है, 12th में जाके चेंज हो जाएगा। अगर सिर्फ आपको 10 तक के समझना है तो उतनी बात समझिए कि 10 तक की ये सिर्फ आपका वैलिड रहेगा कि पॉजिटिव वाला एनोड है, निगेटिव वाला कैथोड है। 12th में जाके बदल जाएगा, 11th में जाके बदल जाएगा, ठीक है। तो हमने दोनों को किससे जोड़ा? एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दिया? एक वायर लगा दिया, एक बैटरी लगा दी, ठीक है, स्विच लगा दिया। पॉजिटिव वाला एनोड और निगेटिव वाला कैथोड, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा 10 तक, सिर्फ 10 तक। फिर हमने कहा यहाँ पे ये क्या है? ये कॉपर का रॉड है, ठीक है। हमने कहा यहाँ से कॉपर का सोल्यूशन था हमारा, जिसका सोल्यूशन उसी का रॉड। फिर हमने देखा यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, तो पास करवाने पे एक चीज़ याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो एनोड का हमारा रॉड है, एनोड का रॉड इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर, प्योर नहीं है, अभी प्योर करना है, इम्प्योर मेटल है। और कैथोड का जो बना है वो प्योर मेटल होगा, प्योर मेटल है। ये इम्प्योर, ये प्योर मेटल है, ठीक है। अब हमने कहा यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करी, अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो इसने क्या करा? कॉपर वाले ने कॉपर टूट के गिरने लगा, किसमें? सॉल्यूशन में, यहाँ पे, ठीक है। ये जो रॉड था यहाँ पे CuSO4 के सॉल्यूशन को यहाँ से तोड़ने लगा, ये टूट के यहाँ से कॉपर गिरने लगा। जब कॉपर गिरने लगा, क्या गिरने लगा? कॉपर गिरने लगा। जब कॉपर गिरने लगा यहाँ पे, गिरते क्या हुआ? एक टाइम आया कि कॉपर ने अपना ऑक्सीडेशन करने लगा। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए। तो कॉपर जैसे ही बेटा यहाँ से टूट के गिरने लगेगा, ठीक है, गिरने लगेगा, तो गिरते Cu सॉल्यूशन में आने लगेगा, ठीक है। इसके अंदर सॉल्यूशन Cu आने लगेगा, और यहाँ पे क्या होगा? हमारे देखिए एनोड था, ठीक है, एनोड पे क्या हो रहा है? एनोड पे कॉपर क्या कर रहा है? अपना Cu2+ लूज कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर रहा है, कॉपर टूट के सॉल्यूशन में गिर रहा है, और दो इलेक्ट्रॉन इसके लूज हो रहे। देखिए क्या लिखा है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन पर लूज कर दे। जब ये टूट के नीचे सॉल्यूशन में गिरेगा, Cu2+ गिरेगा, तो यहाँ से ये Cu2+ होके यहाँ से ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। जब ये लॉस कर देगा तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, इसके ऊपर। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, किस पे आ गए? एनोड के ऊपर आ गए, ठीक है। एनोड कैसा था? इम्प्योर मेटल था, एनोड के ऊपर आ गए। अब एनोड से क्या होगा? ये एनोड से इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेंगे, इधर आएंगे कैथोड की तरफ। देखिए यहाँ से चल रहे हैं, ठीक है। और जो चलते हैं हमारे, ये जो चल रहा है, ठीक है, ये चल रहे हैं, और उसका करंट का डायरेक्शन याद रखिएगा, पॉजिटिव से निगेटिव होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। कन्वेंशनली ऑपोजिट होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले कैथोड की तरफ आए। अब ये कैथोड की तरफ आए, ये कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है, ये कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन आ गए। ये इलेक्ट्रॉन इधर से चल के इधर आए। फिर क्या हुआ? जो टूट के दो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ रहे थे, ये टूट के कॉपर गिर रहा था,
फिर क्या हुआ, यहाँ से इसमें क्या हुआ, स्टार्ट होने लगा, ये जो यहाँ पे था कॉपर, कॉपर जाके क्या करने लगा, इसके ऊपर जमने लगा। ठीक है, ये जब टूट टूट के गिरने लगा, यहाँ से टूट टूट के गिरने लगा, तो ये कॉपर क्या करने लगा, यहाँ से इसमें गिरा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यूँ आए। फिर देखिएगा यहाँ से क्या हुआ, फिर देखिए कैथोड, कैथोड पे क्या हुआ, कैथोड पे क्या हुआ, ये जो कॉपर टूट टूट के गिरा है, ये जो कॉपर टूट टूट के गिरा है, ये कॉपर ने क्या करा, जो इलेक्ट्रॉन आए हैं हमारे, ये जो इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ चले गए, इस कॉपर ने इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। ये कॉपर ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले थे इसी के, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यूँ आए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रैवल करके इधर आए, तो इसने क्या करा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गए हैं, तो इसने क्या करा, अंदर के कॉपर को, जो अंदर कॉपर था सॉल्यूशन में, उसको गेन कर लिया। तो देखिए कैथोड पे क्या हो, Cu2+ से इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और क्या बना लिया, कॉपर बना लिया। क्या बना लिया, कॉपर बना लिया। कॉपर कैसा बनाया, प्योर फॉर्म में बना लिया। और ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। गेन करने को कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे जो एनोड है हमारा, ये जो एनोड है हमारा, एक तो हमारा 2 तरीके से ये बन रहा है, ये 2 तरीके से टूट रहा है। एक तो टूट टूट के सॉल्यूशन में जा रहा है, ठीक है, और एक टूट टूट के इसके ऊपर अटैक कर रहा है। एक टूट टूट के इसके ऊपर जा रहा है, यानी कि 2 पार्ट में, एक सॉल्युबल फॉर्म में और एक इनसॉल्युबल फॉर्म में। ठीक है, यहाँ से टूटा, टूटने के बाद क्या हुआ, सॉल्यूशन में गया। सॉल्यूशन में जैसे गया, इससे जाके चिपक गया। क्यों चिपका, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा था, तो इस 2 इलेक्ट्रॉन ने इस कॉपर को खींच लिया। फिर क्या हुआ, कुछ देर बाद कॉपर, ये एनोड का रॉड ज़्यादा टूटने लगा। अब इतना थोड़ी ना कि ये ज़्यादा ले लेगा। अब यहाँ से माना कि यहाँ से कॉपर टूट रहा है, कॉपर टूटने के बाद ये इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए, इधर ही से गए थे वो 2 इलेक्ट्रॉन, इसने कॉपर को खींच लिया। अब लेकिन ज़्यादा गिरने लगेगा एनोड, तो एनोड का जो स्ट्रिप लिए है, इसीलिए कहा गया कि वहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा है थिन स्ट्रिप, तो इसीलिए एनोड की जो स्ट्रिप हो गई पतली हो गई। क्यों, ये टूट टूट के गिरने लगा, ज़्यादा गलने लगा। जैसे ये टूट टूट के गलने लगेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे हमने इसको कलर करा है, गिरते गिरते क्या बना लेगा, ये बना लेगा पीपीटी। पीपीटी किसका बना रहा है, पीपीटी किसे कहते हैं, जो पार्ट सॉल्युबल ना हो, सॉल्यूशन में नीचे आके बैठ जाए। और जो ये पार्ट पीपीटी बना रहा है, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं एनोड मड। एनोड मड का मतलब हुआ एनोड को गला गला के, एनोड गल गल के जो नीचे गिर रहा है और वो पीपीटी बना ले रहा है। पीपीटी यानी कि क्या होगा, पीपीटी का मतलब ये होगा कि वो गल गल के नीचे गिर रहा है और ये एनोड मड बना लेगा। इसी को कहते हैं एनोड मड, जो इनसॉल्युबल होता है। और कुछ हमारा था, इसी का पार्ट सॉल्युबल था, वो इसके ऊपर जाके जमा हो गया। जब इसके ऊपर जाके जमा हो गया, इसीलिए क्या होने लगा, इस कैथोड की लेयर ज़्यादा मोटी होने लगी और इसलिए एनोड की लेयर पतली थी, थिन स्ट्रिप गई थी, इसीलिए ये पतली होने लगी। ये टूट टूट के ज़्यादा जाने लगा, ये मोटी होने लगी, ये पतली होने लगी यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस प्रोसेस को जो हम लोग कहते हैं, इसी को इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अब देखिए बेटा, जो आपके पास क्वेश्चन आंसर आया है, पहला क्वेश्चन पूछा है इन्हीं ने, क्वेश्चन आंसर देखिएगा क्लास 10 का, वही इसी के बाद वाला है। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा है, इसमें मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं, गैन्यू क्या होते हैं। गैन्यू मैं बता चुका हूँ, गैन्यू का मतलब फिर से बता रहा हूँ। देखिए मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स वो होते हैं जो नेचुरली हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, उसी को हम मिनरल्स कहते हैं। आप मिनरल्स को और भी कह दो, ठीक है, ओर्स और मिनरल एक ही चीज़ है, इसलिए मैंने ओर्स की जगह पे सिर्फ मिनरल्स लिखा है। मिनरल्स और एक ही चीज़ लिखना है यहाँ पे। देखिए क्या लिखा है, नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक एलिमेंट दैट आर फाउंड इन दी अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट की किस में पाए जाते हैं, जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मिनरल्स कहते हैं, और इसी को ओर्स भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। फिर तीसरा जो क्वेश्चन बेटा पूछा है यहाँ पे, गैन्यू, GANGUE, गैन्यू। गैन्यू को हम लोग कहते हैं इम्प्योरिटीज। क्या कहते हैं, इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज का दूसरा नाम मैट्रिक्स होता है, MATRIX, ये याद रखिएगा। तो गैन्यू क्या होता है, एन अनवांटेड मटेरियल और इम्प्योरिटीज इन दी फॉर्म ऑफ सैंड, रॉक्स, क्ले और स्टोन। जो हमारी इम्प्योरिटीज होती है, जब हम अर्थ की क्रस्ट से मेटल्स को निकालते हैं, मिनरल्स को निकालते हैं, मिनरल्स के अंदर से उसके हम मेटल्स को निकालते हैं, तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि वो मेटल जो मिले हमको एकदम साफ सुथरा मिले, उसके अंदर इम्प्योरिटीज होगी, सैंड, क्ले, रॉक्स, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैन्यू कहते हैं। गैन्यू का मतलब जिसमें इम्प्योरिटीज हो, अनवांटेड मटेरियल, हार्मफुल मटेरियल, हार्मफुल क्या मतलब, जो बेकार डर्ट पार्टिकल्स में मिले हों उसको। ठीक है, फिर आपका जो दूसरा क्वेश्चन बेटा पूछा गया, नेम द 2 मेटल विच आर फाउंड इन द फ्रीड स्टेट। 2 आपको मेटल बताने हैं जो फ्रीड स्टेट में होते हैं। फ्रीड स्टेट यानी कि नेटिव स्टेट में कौन कौन से होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम। ये आपको याद होगा, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम
एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आते हैं, जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। यही फ्रीज स्टेट में होते हैं हमारे। और एक जगह पे कंबाइंड स्टेट में था तो उसकी एक प्रॉपर्टी अलग थी, ठीक है, वरना ये भी फ्रीज स्टेट में ये होते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन बेटा आपका यहाँ पे आया है, विच केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर द ऑब्टेनिंग फॉर द मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड, ठीक है। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें से हम लोग मेटल ऑक्साइड को बनाते हैं, ठीक है, मेटल ऑक्साइड। तो इसका मेथड, इसका नाम है रिडक्शन मेथड और स्मेल्टिंग, ठीक है।